तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो काफी बूढ़ा हो चुका था और अब उसका लास्ट टाइम भी आ ही गया है। पर उसके आसपास के सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा दुखी थे, जिस पर वो आदमी कहता है कि अगर तुम सब ऐसे ही निराश रहोगे तो मैं कभी शांति से नहीं जा पाऊंगा। फिर एक आदमी कहता है कि हमें अब भी आपकी काफी ज्यादा जरूरत है, इसलिए आप इतनी जल्दी नहीं जा सकते क्योंकि किंगडम के लोग अभी इतने काबिल नहीं हुए कि आपके बिना शासन चला सके। जिससे हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम इंगल्स है और वो एक काफी बड़ी किंगडम का किंग है और वो काफी ज्यादा नेक राजा है जिसने हमेशा दूसरों का भला ही चाहा है। तभी इंगल्स के सामने गॉड एलिस्टिया आती है, जिसे देखकर इंगल्स काफी खुश होता है और कहने लगता है कि उसने कोई बहुत अच्छे ही काम किए होंगे जो उसके मरने से पहले खुद गॉड उसके सामने आ गई। जिस पर एलिस्टिया इंगल्स से कहती है कि उसने अपनी जिंदगी में काफी अच्छे काम किए हैं और उसने हमेशा लोगों का भला ही किया है। जिस पर इंगल्स कहता है कि वो ये सब उनकी ब्लेसिंग्स के बिना कभी नहीं कर पाता। एलिस्टिया कहती है कि ये सब इंगल्स ने ही किया है क्योंकि अपनी मन की इच्छा के बिना कोई भी इतने मॉन्स्टर्स और बुरे लोगों को नहीं मार पाता। इस वजह से अब दुनिया इंगल्स को हीरो किंग के नाम से जानती है और इंगल्स खुद गॉड का डिवाइन नाइट भी है। फिर एलिस्टिया बताती है कि उनकी यहाँ आने की वजह ये है कि वो इंगल्स को उसके इतने अच्छे कामों के लिए रिवॉर्ड देना चाहती है। फिर एलिस्टिया इंगल्स को पूछती है कि उसे क्या चाहिए। वो अपनी पूरी कोशिश करेगी कि इंगल्स को जो भी चाहिए वो उसे पूरा कर सके। जिस पर इंगल्स सोचने लगता है कि उसे क्या चाहिए। फिर इंगल्स बताता है कि उसकी यही इच्छा है कि वो एक बार फिर से रिबॉर्न होना चाहता है क्योंकि इंगल्स ने ये पूरी जिंदगी किंगडम और उसके लोगों के लिए निकाल दी। हालांकि इंगल्स को इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, लेकिन फिर भी वो देखना चाहता है कि जो उसने अपने स्वॉर्ड के साथ इतनी ट्रेनिंग की थी उससे उसने किस लेवल की पार हासिल कर ली है। अब एलिस्टिया भी इंगल्स की इस इच्छा को पूरा कर देती है। जिसके बाद जब इंगल्स अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि वो एक नए परिवार में रिबॉर्न हो चुका है और उसके फादर और मदर काफी प्यार के साथ उसे खिला भी रहे थे। इंगल्स को भी वो फैमिली काफी पसंद आती है और वो सोचने लगता है कि अब वो काफी कुछ कर सकता है इस लाइफ में। लेकिन तभी इंगल्स की मदर उसे कहती है कि एक दिन वो एक काफी अच्छी लेडी बन जाएगी। जैसे इंगल्स को पता चलता है कि वो एक लड़की के रूप में रिबॉर्न हो चुका है। ये जानकर इंगल्स काफी जोर से चिल्लाने लगता है। पर इंगल्स की मदर उसे सुलाकर रूम से चली जाती है, लेकिन तभी इंगल्स उठती है और देखती है कि रिबॉर्न होने के बाद भी उसकी डिवाइन पावर उसके पास ही है और वो उसे फील भी कर सकती है। फिर इंगल्स मैजिक से हवा में भी उड़ने लगती है। लेकिन तभी कोई बाहर चिल्लाता है और सभी को बताता है कि एक बीस्ट आ चुका है जिसकी वजह से उन्हें किसी सेफ जगह जाना होगा। तभी इंगल्स की मदर रूम में आती है और इंगल्स को ले जाने लगती है और बताती है कि इस बीस्ट की वजह से उन्हें जल्दी किसी सेफ जगह पर जाना होगा, लेकिन उन्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि जल्दी इंगल्स के फादर और बाकी लोग बीस्ट को भगा देंगे। फिर इंगल्स की मदर उसे लेकर कैसल में आ जाते हैं। फिर इंगल्स और उसकी मदर को एक लेडी एक रूम में ले जाती है और फिर वो तीनों एक लड़के राफेल और एक छोटी बच्ची राफिनीहा से मिलते हैं। तब इंगल्स काफी दूर से इस बीस्ट को देखने लगती है जिसने पूरे टाउन में तहलका मचा रखा था। उसे देखकर इंगल्स सोचने लगती है कि ये जगह पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ही खतरनाक बन चुकी है। फिर इंगल्स बीस्ट के पास जाने के लिए रोने लगती है, पर सभी को पता चलता है कि इंगल्स ने पहली बार बीस्ट देखा है, इसलिए वो काफी डर गई है। तभी हमें पता चलता है कि इंगल्स का इस जिंदगी में क्रिस नाम है, तो अब से हम भी इंगल्स को क्रिस ही बुलाएंगे। तभी क्रिस की मदर कहने लगती है कि काश किसी दिन उन्हें इन सब मॉन्स्टर से छुटकारा मिल जाए। जिस पर राफेल कहता है कि वो सिर्फ बीस्ट को देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। फिर राफेल बताता है कि उसे काफी टाइम पहले अपना रून भी मिल चुका है, पर फिर भी वो एक बीस्ट को भी हरा नहीं सकता। फिर हमें पता चलता है कि रून से लोगों को पार मिलती है और सभी लोगों को अलग तरह की पास मिलती है। तभी राफेल की मदर कहती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसका रून काफी ज्यादा स्पेशल है और वो एक दिन जरूर काफी सारे लोगों को बचाएगा। फिर राफेल की मदर उससे कहती है कि वो एक स्पेशल बच्चा है, तो उसे ऐसी फाइट्स भी अभी से नहीं जाना चाहिए और रुकना चाहिए, चाहे इसके लिए उसे सभी लोगों को छोड़ना पड़े। लेकिन तभी उनके ऊपर वही बीस्ट अटैक कर देता है जिससे राफेल की मदर को काफी चोट लगती है और वो पीछे भी गिर जाती है। राफेल बीस्ट के सामने खड़ा हो जाता है, पर वो काफी डर रहा था। तब एक क्रिस की मदर दोनों बच्चों को उससे पकड़ाकर बीस्ट से फाइट करने के लिए स्वॉर्ड निकाल लेती है। पर क्रिस की मदर राफेल से दोनों बच्चों को किसी सेफ जगह पर ले जाने की कहती है और उस बीस्ट से फाइट करने लगती है, पर राफेल भागता नहीं और क्रिस और एनी को कुछ कुर्सी के टेबल के पीछे बैठा बीस्ट से फाइट करने पहुंच जाता है। जिसे देखकर क्रिस की मदर उसे कहती है कि उसे इस टाइम बचना चाहिए, पर राफेल कहता है कि अगर वो उन लोगों को भी नहीं बचा सकता जिनकी वो चिंता करता है तो वो कभी दुनिया में किसी को भी नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर क्रिस काफी इम्प्रेस होती है और कहती है कि कोई भी कभी भी किसी दूसरे की बात सुनकर हीरो नहीं बन सकता, उसे हमेशा खुद की ही बात माननी चाहिए। लेकिन फिर भी वो दोनों मिलकर भी उस बीस्ट के लिए काफी नहीं थे और कुछ ही देर में बीस्ट उन दोनों को हरा देता है, जिससे वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। फिर बीस्ट उन्हें मारने जाने लगता है, लेकिन तभी क्रिस सामने आती है और कहती है कि राफेल ने काफी अच्छा काम किया, लेकिन वो ऐसी किसी जगह पर नहीं मर सकता। फिर क्रिस बताती है कि जिंदगी उसने अपना खुद जीने के लिए चुनी है, इसलिए उसे कोई भी हीरो वाले काम करने की जरूरत नहीं, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि वो ऐसे लोगों को अपने सामने मरने दे। तभी क्रिस एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करती है जिससे वो बीस्ट गायब ही हो जाता है।
तभी राफेल उठ जाता है और कहता है कि ये उसने कैसे किया, पर राफेल को उठा देकर क्रिस काफी हैरान हो जाती है। पर तभी राफेल वापस बेहोश हो जाता है। तभी क्रिस को नींद आने लगती है क्योंकि एक छोटी बच्ची में इतना स्टेमिना नहीं होता कि वो एक बैटल लड़ सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस 5 साल की हो चुकी है और वो काफी ज्यादा क्यूट भी दिख रही है। तभी रैनी और उसकी मदर उनसे मिलने आती है। फिर क्रिस रैनी के साथ ट्रेनिंग करने लगती है। हालांकि रैनी इतने अच्छे से स्वॉर्ड भी नहीं चला पा रही थी। फिर हम राफेल को देखते हैं जो अब 13 साल का हो चुका है और अब वो काफी ज्यादा अच्छा स्वॉर्ड्समैन भी बन चुका है। पूरे कैसल में सिर्फ राफेल ही ऐसा इंसान है जिसे क्रिस फाइट करना चाहेगी। पर तभी रैम्बिन नाम का एक आदमी अपने कुछ लोगों के साथ आता है। फिर हमें पता चलता है कि रैम्बिन उन नाइट्स के साथ कुछ ट्रेनिंग मैच के लिए आया था जिससे दोनों को ही फायदा मिल सके। फिर रैम्बिन क्रिस के फादर को अपने बेटे राही से मिलवाता है और साथ ही राफेल भी उससे मिलता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं राही 10 नाइट्स को लगातार हरा देता है और सभी को नीचे दिखाने लगता है, जिस पर सभी कहते हैं कि उन्हें राही के अटैक समझ नहीं आए और उसने आसानी से उन्हें हरा दिया। पर क्रिस मन में सोचती है कि साफ दिख रहा है कि राही मैजिक का यूज कर रहा है, जिससे वो सामने वाले को अपनी कदम का पता नहीं चलने दे रहा और आसानी से उन्हें हरा दे रहा है। और जैसे ही कोई भी राही की आंखों में देखता है वो अपनी मैजिक का यूज कर देता है और जीत जाता है। जिससे क्रिस को पता चलता है कि इस समय के लोग लगभग पूरी तरह से मैजिक के बारे में भूल चुके हैं, क्योंकि ये काफी आसानी से पता चल जाने वाली बात है। तभी राही एक और नाइट को हरा देता है और उसकी स्वॉर्ड रैनी की तरफ आने लगती है। हालांकि क्रिस उसे आसानी से हवा में ही पकड़ लेती है। फिर राफेल कहता है कि अब वो फाइट करेगा। तभी क्रिस राफेल से कहती है कि उसे जितना हो सके उतना राही की आंखों में देखने से बचना होगा। जिस पर राफेल पूछता है कि वो ऐसा क्यों कह रही है। क्रिस बताती है कि उसने नोटिस किया है कि जैसे कोई भी राही की आंखों में देखता है उनके कदम हिलने लगते हैं। फिर राफेल फाइट के लिए पहुंच जाता है और क्रिस की बात मानते हुए राही की आंखों के बजाय उसके पैरों की तरफ देखता है। इससे राही अपने मैजिक का यूज नहीं कर पाता और राफेल उस पर काफी भारी पड़ने लगता है। पर जल्दी ही सामने एक दीवार आ जाती है और राफेल उसे देख नहीं पाता और उसे टकरा जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर राही राफेल को पीछे से मारता है, जिससे राही की जीत होती है। अब ये देखकर रैनी रोने लगती है और तभी क्रिस राफेल की हार का बदला लेने जाने लगती है। फिर क्रिस राही को फाइट के लिए चैलेंज करता है, पर राही किसी छोटी बच्ची से फाइट करने से मना कर देता है। फिर क्रिस कहती है कि अगर वो उससे फाइट नहीं करेगा तो वो सबको बता देगी जो भी राही अब तक कर रहा है। ये सुनकर राही थोड़ा डर जाता है और कहने लगता है कि इससे उसका क्या मतलब है। जिस पर क्रिस कहती है कि वो उसकी सारी बातों का मतलब जानता है, जिसकी वजह से राही फाइट के लिए हाँ कर देता है। फिर उन दोनों की फाइट शुरू होती है और क्रिस सोचती है कि वो आसानी से राही का मैजिक खत्म करके उसे जीत सकती है, पर इसमें बिल्कुल मजा नहीं आएगा। इसलिए क्रिस अपनी स्वॉर्ड स्किल के साथ फाइट करने का तय करती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिससे राही का मैजिक उस पर काम न करे। फिर राही क्रिस पर अटैक करता है, लेकिन क्रिस उसके सभी अटैक काफी आसानी से रोक लेती है, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और क्रिस के फादर सोचते हैं कि उनकी फैमिली में एक इतनी अच्छी फाइटर है और उन्हें पता भी नहीं था। कुछ ही देर में क्रिस राही को हराकर मैच खत्म कर देती है। ये देखकर सभी काफी खुश होते हैं और क्रिस की तारीफ करने लगते हैं। जिसके बाद अब क्रिस और रैनी 6 साल के हो चुके थे, तो रिचुअल के हिसाब से वो दोनों टेंपल में जाते हैं अपना अपना ऋण लेने। फिर हमें बताया जाता है कि ऋण के हिसाब से ही पता चलता है कि वो इंसान कितना स्ट्रांग है, और जितना ज्यादा स्ट्रांग ऋण होगा वो इंसान उतना ही जल्दी ज्यादा एक बड़ा नाइट बन सकता है। फिर सबसे पहले रैनी जाती है और उसे ये काफी अच्छा ऋण मिलता है। फिर बारी आती है क्रिस की और वो सोचने लगती है कि आज के लोग मैजिक के बारे में ज्यादातर भूल ही चुके हैं, इसीलिए वो सभी ऋण का इस्तेमाल करते हैं जो मैजिक उनके अंदर है उसका यूज करने के लिए। पर वही क्रिस काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वो एक डिवाइन नाइट है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि क्रिस को कोई ऋण ही नहीं मिलता। ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि क्रिस के फादर को लग रहा था कि क्रिस एक काफी अच्छी नाइट बन सकती है, पर बिना ऋण के कोई भी नाइट नहीं बन सकता। अब वो सभी निराश हो जाते हैं और क्रिस अपने फादर से कहती है कि वो बिना नाइट बने भी काफी काम कर सकती है और सभी नाइट्स की शील्ड बन सकती है। हालांकि क्रिस अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब उसे नाइट बनने की भी जरूरत नहीं थी, तो अब उसको अपनी रैंक बढ़ने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फिर हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं, जहां हम एक प्रिजनर को देखते हैं और हमें बताया जाता है कि एक प्रिजनर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो अपनी पावर से एक पूरी कंट्री को भी खत्म कर सकता है, और इसे रेनिंग किंग कहा जाता है। फिर हम रैनी और क्रिस को देखते हैं, जो अब 12 साल की हो चुके होते हैं। तभी क्रिस रैनी से कहती है कि अब जाकर उन्हें एक पावरफुल बीस्ट से फाइट करने का मौका मिला है, क्योंकि आज तक उन्होंने जितने भी बीस्ट से फाइट की है वो सभी काफी ज्यादा ही वीक थे। जिस पर रैनी कहती है कि क्रिस सही में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जबकि उसके पास तो कोई ऋण भी नहीं है। तभी हम कुछ हाईलैंड को देखते हैं और हमें बताया जाता है कि लोग हाईलैंड की मदद से अपने जानवरों और खाने को बीस्ट से बचाते हैं। तभी क्रिस सोचने लगती है कि उसके किंगडम में ऐसा कुछ नहीं होता था, और साथ ही क्रिस सोचने लगती है कि जिस किंगडम की वो किंग थी उस किंगडम के बारे में उसे अभी तक कुछ पता नहीं चला, जबकि क्रिस ने काफी सारे बुक्स में भी तलाश की पर उसे कुछ पता नहीं चला। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि क्रिस पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है और एनी क्रिस को देखकर उसकी काफी तारीफ करती है। फिर वो पार्टी में आ जाते हैं और वहाँ क्रिस अपने फादर से भी मिलती है, पर तभी वहाँ राही आ जाता है और उन्हें बताता है कि अब वो एक हाईलैंडर बन चुका है। जिस पर क्रिस पूछती है कि वो हाईलैंडर कैसे बन सकता है, जबकि उसके पास तो कुछ
खासियत भी नहीं है। जिस पर राही बताता है कि उसने काफी सारा पैसा खर्च किया है और काफी सारे लोगों को अपने बिजनेस तक दे दिया, जिससे वो एक हाईलैंडर बन गया और साथ ही उसे एक ऊंची पोस्ट भी मिल गई है। फिर राही उनसे कहने लगता है कि अब उन्हें उससे काफी इज्जत से बात करनी चाहिए। ये सुनकर क्रिस को काफी गुस्सा आता है, पर तभी लियोन आ जाता है और क्रिस को वहाँ से ले जाता है। फिर लियोन क्रिस को बताता है कि सभी हाईलैंडर्स को लगता है कि वो उन लोगों से ऊपर है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो उन्हें खाना या बाकी चीजें नहीं देंगे तो वो लोग जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। इसलिए लियोन उससे कहता है कि अगर वो हाईलैंडर में से किसी से मिले तो उन्हें सिर्फ उनकी ही हाँ में हाँ मिलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। फिर लियोन उन्हें एक लड़की एरिस के पास ले आता है। फिर लियोन एरिस से पूछता है कि वो ऐसे यहाँ अकेले क्यों बैठी है, जबकि वो पार्टी में जाकर काफी मजे कर सकती है। पर एरिस उसे बताती है कि वो अंदर नहीं जाना चाहती, इसलिए बाहर बैठी है। पर फिर भी लियोन नहीं मानता और एरिस को क्रिस और एनी के बारे में बताने लगता है। पर तभी एरिस खड़ी होती है और लियोन के गाल पर काफी तेज चांटा मार देती है। ये देखकर दोनों लड़कियां काफी हैरान हो जाती हैं। हालांकि जाते हुए एरिस लियोन को सॉरी बोलती है। फिर एनी लियोन से पूछती है कि क्या उन्होंने यहाँ आकर कोई गलती कर दी, लेकिन तभी वो काफी तेज चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। तभी सब अंदर जाते हैं और देखते हैं कि आदमी जलकर मर चुका है। फिर हमें पता चलता है कि इस आदमी को राही ने मारा था। वही एक नाइट कह रही होती है कि ये सब उसकी गलती थी, जिसकी वजह से उसके दोस्त को राही ने सजा दे दी। फिर राही उन सभी से कहता है कि वो सभी को ये बता सकते हैं कि वो आदमी काफी ज्यादा ही बीमार था और इस वजह से मर गया। राही बताता है कि वो एक हाईलैंडर है, तो अगर वो उसका नाम लेंगे तो सभी जरूर मान जाएंगे। तभी क्रिस राही से कहती है कि वो बिल्कुल पागल हो चुका है। जिस पर राही कहता है कि उसने उसे एक बार हरा दिया था, तो उसे इस बात पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। फिर क्रिस कहती है कि राही ये सब इसलिए ही कर रहा है क्योंकि वो उसे फाइट में हार चुका है। फिर क्रिस कहती है कि वो उसके मेंशन में जरूर आएगी, पर इसके बदले में राही से प्रॉमिस करवाती है कि राही रानी और उस सोल्जर्स को कुछ नहीं करेगा। ये सुनकर राही काफी खुश हो जाता है और उसे आने की कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस राही के मेंशन में जा रही होती है, पर तभी एरिस उसके सामने आ जाती है और कहने लगती है कि लियोन ने उसे सब बता दिया है और अब क्रिस को राही के मेंशन में जाने की जरूरत नहीं। पर क्रिस मना करती है और बताती है कि वो देखना चाहती है कि राही उसके साथ करना क्या चाहता है। पर फिर एरिस क्रिस से कहती है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो उसे उससे फाइट करनी होगी। एरिस को लगता है कि क्रिस उससे डरकर भाग जाएगी, लेकिन क्रिस काफी खुश हो जाती है और फाइट शुरू करने की कहने लगती है, क्योंकि इससे क्रिस अपनी स्वॉर्ड्स स्किल को टेस्ट कर सकती थी। फिर एरिस एक छोटा अटैक करके क्रिस को डराकर भगाने की सोचती है, पर क्रिस उससे अटैक से बचती है और एरिस के ऊपर भी अटैक कर देती है। फिर वो दोनों फाइट करने लगते हैं और एरिस सोच रही होती है कि क्रिस उतनी भी कमजोर नहीं है जितनी उसने सोचा था। एरिस क्रिस को उसके रियल पावर दिखाने को कहती है और तभी क्रिस को घायल कर देती है। ये देखकर क्रिस और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। पर तभी लियोन वहाँ आ जाता है और एरिस पर अटैक कर देता है। ये देखकर एरिस लियोन को बाहर बुलाती है और उसे पूछती है कि क्या उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है जो ऐसे उसके ऊपर अटैक कर रहा है। पर लियोन एरिस का जवाब भी नहीं देता और शांत खड़ा रहता है। लियोन के अटैक से एरिस काफी घायल हो गई थी और वो लियोन से पूछती है कि क्या वो अब हाईलैंडर के लिए उन्हें धोखा दे रहा है, जिस पर लियोन कहता है कि कुछ ऐसा ही। फिर क्रिस सोचने लगती है कि क्या वो उन्हें इसलिए धोखा दे रहा है जिससे वो राही को बचा सके। तभी लियोन बताता है कि वो एक नाइट है, इसलिए वो अपनी जान भी दे देगा कैपिटल और उसके लोगों के लिए। पर लियोन बताता है कि आज उसने देखा कि एक हाईलैंडर क्या कर सकता है और वो लोग नीचे रह रहे लोगों को कुछ भी नहीं मानते। फिर लियोन बताता है कि इसलिए वो हाईलैंड पर जाएगा और उनकी टेक्नोलॉजी चुरा कर नीचे के लोगों में बांट देगा, जिससे वो हाईलैंडर उनके ऊपर और ज्यादा राज न कर सके। साथ ही इससे नीचे के लोग अपने आप को बीस्ट से भी बचा पाएंगे और उन्हें हाईलैंडर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर लियोन उन दोनों से पूछता है कि क्या वो भी उसकी साइड आना चाहेंगे, जिससे वो मिलकर हाईलैंडर्स को रोक पाएंगे। पर दोनों ही लियोन का साथ देने से मना कर देती है, जिस पर लियोन कहता है कि शायद उसे ये काम अकेले ही करना होगा। फिर लियोन उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। एरिस क्रिस को बताती है कि लियोन के पास एक हाई लेवल का आर्टिफैक्ट है, तो उन्हें उससे संभल कर रहना होगा। उसकी मदद से लियोन लाइटिंग बेस्ट को कंट्रोल कर सकता है। तभी लियोन अपने बीस्ट से अटैक कर देता है और क्रिस उससे फाइट करने लगती है। एरिस उसे बताती है कि अगर वो बीस्ट को ज्यादा तेज हिट करेगी तो वो एक्सप्लोड भी हो सकता है। एरिस लियोन से फाइट करने लगती है। तभी क्रिस अपनी पावर बूस्ट करती है और उस बीस्ट को काफी जोरदार मुक्का मारती है, जिससे वो बीस्ट काफी तेज एक्सप्लोड हो जाता है। ये देखकर एरिस कहती है कि उसने पहले ही बताया था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो देखती है कि क्रिस को भी कुछ भी नहीं हुआ और वो सही सलामत खड़ी है। एरिस और लियोन दोनों ही क्रिस को बीस्ट से इतनी आसानी से फाइट करते देख काफी हैरान हो जाते हैं। फिर क्रिस बताती है कि अगर वो उस बीस्ट के एक्सप्लोजन से नहीं बच सकती तो उन्हें सिर्फ अपना डिफेंस बूस्ट करना है, जिससे एक्सप्लोजन का उन पर कोई असर ही नहीं होगा। फिर क्रिस काफी आसानी से बीस्ट को बीटने लगती है, जिस पर लियोन कहता है कि क्रिस सही में काफी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि वो और एरिस भी मिलकर उसे नहीं हरा सकते। फिर लियोन कहता है कि शायद वो एक प्रिज्मर को भी हरा सके। ये सुनकर लियोन हंसने लगता है और क्रिस से कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग तो है, पर इतना भी नहीं कि प्रिज्मर भी हरा सके।
पर हो सकता है कि वो फ्यूचर में किसी को हरा दे, लेकिन अभी तो ये नामुमकिन है। फिर क्रिस और लियोन फाइट करते हुए मेंशन पर पहुंच जाते हैं और तभी मेंशन की खिड़की टूट जाती है, जिसमें से रैनी गिरने लगती है और तभी एक काफी बड़ा बीस्ट बाहर आता है और रैनी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर क्रिस काफी स्पीड के साथ भागती है और उस बीस्ट को एक पंच मारती है, उसे पीछे गिरा देती है। फिर क्रिस रैनी से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर रैनी बताती है कि वो यहाँ उसकी मदद करने आई थी और जैसे ही वो मेंशन में गई उसने देखा कि राही जमीन पर पड़ा है और काफी तेज दर्द में चिल्ला रहा है और तभी वो इस बीस्ट में बदल गया। जिस पर क्रिस कहती है कि उसने कभी नहीं सुना कि कोई ह्यूमन बीस्ट में बदल सकता है। पर तभी लियोन बताता है कि उसके पास एक ड्रग है जिसकी मदद से उसने राही को बीस्ट में बदला। लियोन बताता है कि ये ड्रग नीचे के लोगों पर कोई असर नहीं करता, पर वहीं हाईलैंडर पर उसका असर उनके सामने है। तभी लियोन वहाँ से भाग भी जाता है। क्रिस उस बीस्ट को एक बार में ही खत्म करने की सोचती है, पर तभी वहाँ नाइट्स भी आ जाते हैं। फिर क्रिस सभी को बताती है कि एरिस उनकी इस बीस्ट को हराने में मदद करने वाली है। हालांकि एरिस को कुछ समझ नहीं आता कि क्रिस क्या कह रही है। तभी क्रिस एरिस को अपने साथ ले जाने लगती है और क्रिस का प्लान ये था कि वो उस बीस्ट को एरिस के साथ मिलकर हरा देगी, जिससे सभी को लगेगा कि ये एरिस ने किया है, तो उससे किसी को उसकी पास का पता भी नहीं चलेगा। फिर वो दोनों बीस्ट के काफी पास पहुंच जाती है और क्रिस एरिस से साथ मिलकर उस बीस्ट को लात मारने की कहती है। फिर दोनों साथ में लात मारते हैं, जिससे वो बीस्ट काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और क्रिस एरिस की तारीफ करने लगती है कि उसने उस बीस्ट को हरा दिया, पर एरिस कुछ कहती से पहले क्रिस उसका मुंह बंद कर देती है। फिर क्रिस एरिस और रैनी बीस्ट के पास आ जाती है। फिर रैनी एरिस को बताती है कि वो क्रिस के पास को सीक्रेट रखती है, क्योंकि अगर किसी को पता चला कि एक बिना रूम वाली लड़की बीस्ट को हरा सकती है तो क्रिस के लिए काफी दिक्कतें आ सकती है। फिर क्रिस अकेले ही आगे जाती है और उस मॉन्स्टर को अपने एक ही अटैक से मार देती है। क्रिस का वो अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मॉन्स्टर पूरी तरह से गायब हो जाता है। नेक्स्ट डे एरिस वापस जाने लगती है और वो तीनों काफी सारी बातें भी करते हैं, जिससे उनके बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जाते हुए एरिस क्रिस से कहती है कि उसने उसकी जान बचाई है, ये उस पर एहसान रहा है, इसलिए एक दिन वापस अपना एहसान जरूर चुकाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि रैनी और क्रिस 15 साल की हो चुकी है और अब वो नाइट बनने के लिए जा सकती थी, पर क्रिस नाइट नहीं बन सकती थी, इसलिए वो नाइट शील्ड बनने जाती है। फिर वो टाउन से निकल जाते हैं और उन दोनों के पेरेंट्स उन्हें अलविदा भी कहने आते हैं, क्योंकि उनकी ये जर्नी काफी लंबी होने वाली थी। जिसके बाद दोनों नोवा टाउन पहुंच जाते हैं और होटल में खाना खाने लगते हैं। फिर खाने के बाद दोनों बात के लिए आ जाती हैं और हमें पता चलता है कि ट्रेनिंग में उन्होंने 2 से 3 नाइट्स कराया, जिसके लिए उन्हें होटल का लग्जरी रूम दिया गया है। साथ ही उन्हें बाद में काफी मजा भी आ रहा होता है, पर क्रिस सोचती है कि उन्हें इस सिटी में आए 4 दिन हो चुके हैं, पर उसे यहाँ का माना थोड़ा अजीब लग रहा है। तभी रैनी क्रिस के बैग साफ करने की कहती है। फिर रैनी क्रिस से कहती है कि उसकी बॉडी तो काफी अच्छे शेप में आ चुकी है, वहाँ रैनी की बॉडी तो अभी भी बच्चे जैसी ही लगती है। वो दोनों बात कर ही रही होती है, तभी वहाँ एक लेडी आती है जिसके माथे के मार्क से उन्हें पता चलता है कि वो एक हाईलैंडर है। फिर वो हाईलैंडर अपना नाम सीलन बताती है और साथ ही बताती है कि वो इस जगह की ओनर भी है। फिर तीनों बात करने लगते हैं और क्रिस उससे भी इस जगह के माना के बारे में पूछती है कि उसे काफी अजीब महसूस हो रहा है, जिस पर सीलन कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। पर फिर सीलन उनसे मदद मांगती है और बताती है कि यहाँ एक फॉर्मल नाइट है, जिसकी वजह से सिटी के लोग काफी ज्यादा ही परेशान है और वो दोनों होने वाले नाइट है, तो वो उनके अलावा किसी और से मदद मांग भी नहीं सकती। रैनी और क्रिस दोनों ही मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट डे क्रिस और रैनी कुछ लोगों के साथ एक काफी पुराने कैसल पर आ जाती है। तभी एक आदमी उनके साथ आता है और उसके साथ काफी सारे लोग भी थे, जो क्रिस और उसके साथियों को घेर लेते हैं। रैनी उन पर अपने तीर से अटैक करती है, पर तभी वहाँ एक लेडी आ जाती है और रैनी को तीर पर मारकर उसका अटैक खत्म कर देती है। ये देखकर सभी काफी हैरान होते हैं और वो लेडी कैसल की छत से उनके सामने आती है, पर क्रिस उसे देखकर काफी खुश थी, क्योंकि वो एरिस जितनी स्ट्रॉन्ग लग रही थी, अब उसे उस लेडी से फाइट करने का मौका भी मिलेगा। फिर क्रिस रैनी से कहती है कि वो बाकी लोगों का ख्याल रखे और क्रिस खुद उस लेडी से फाइट करने की कहती है। फिर वो लेडी क्रिस पर अपने भाले से काफी सारे अटैक करने लगती है, पर क्रिस आसानी से उसके सभी अटैक से बच रही थी। ये देखकर वो लेडी काफी हैरान होती है और सोचती है कि उसके इन अटैक से किसी भी नॉर्मल नाइट का बच पाना काफी मुश्किल है, और वहीं क्रिस आसानी से बच रही है। फिर क्रिस बचते हुए उस लेडी के पास भी जाने लगती है, जिसकी वजह से उसे पीछे जाना पड़ता है, पर तभी पीछे से दीवार आ जाती है और क्रिस उस लेडी की एक काफी तेज मुक्का मारती है, जिससे वो लेडी दीवार तोड़ते हुए गिरती है। लेकिन अभी उसने हार नहीं मानी थी और वो वापस खड़ी हो जाती है। ये देखकर क्रिस काफी खुश होती है। तभी वो लेडी अपने भाले से मैजिक की मदद से क्रिस के पीछे से अटैक करती है, जिससे क्रिस थोड़ी घायल भी हो जाती है। जिससे क्रिस को पता चलता है कि वो लेडी मैजिक से अपने भाले को दूसरे डायमेंशन से कहीं से भी अटैक कर सकती है। फिर वो लेडी अलग अलग जगहों से क्रिस पर अटैक करने लगती है, लेकिन अब भी क्रिस उसके सभी अटैक से बच रही थी और कुछ ही देर में उस लेडी का भाला भी पकड़ लेती है।
पर तभी वो क्रिस को लात मार देती है। पर अब क्रिस मजाक से हटकर सीरियस हो जाती है और काफी स्पीड के साथ उस लेडी पर अटैक करती है, जिससे वो गिर जाती है और क्रिस उससे कहने लगती है कि उसने काफी अच्छी फाइट की पर अब वो हार चुकी है। पर तभी वहाँ रैनी आ जाती है और वो लेडी रैनी का गला पकड़ लेती है। फिर वो लेडी क्रिस से कहती है कि अगर उसने उसे जाने नहीं दिया तो वो उसे मार देगी, पर क्रिस उसे काफी प्यार से कहती है कि वो जा सकती है। तभी वो लेडी जाने लगती है और क्रिस उससे कहती है कि अगर उसे आगे भी कभी फाइट करने का मन हो तो वो उसके पास आ सकती है, लेकिन अगर उसने वापस कभी रैनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो उसे जरूर मार देगी। फिर वो लेडी क्रिस से उसका नाम पूछती है और क्रिस को अपना नाम सिस्टिया बताती है। फिर वो वहां से चली जाती है और रैनी को भी छोड़ देती है। नेक्स्ट डे सीलन क्रिस और रैनी को थैंक्स करती है और बताती है कि पिछले दिन सिर्फ उनकी मदद की वजह से ही वो उन गुंडों और फॉर्मल नाइट को पकड़ पाए। साथ ही उनके साथियों में से कोई घायल तक नहीं हुआ था, क्योंकि रैनी ने सभी को काफी आसानी से हरा दिया था। फिर सीलन उन्हें कहती है कि उसे उन्हें कुछ बताना है। फिर वो रैनी और क्रिस को अंडरग्राउंड ले जाती है। ये देखकर रैनी कहती है कि उसे तो पता भी नहीं था कि इस जगह में एक अंडरग्राउंड रूम भी है। सीलन उन्हें बताती है कि सिर्फ कुछ ही लोगों को इसके बारे में पता है। फिर वो उन्हें मैजिक सर्कल दिखाती है और बताती है कि इस जगह की चीजों से मैजिक खींच रहा है और जब जितना माना इन्हें चाहिए उतना मिल जाएगा तब ये जगह पूरी तरह से टूट जाएगी और ये सर्कल सारा माना हाईलैंड पर ले जाएंगे। इसका मतलब इससे एक नया हाईलैंड बन जाएगा। जिस पर रैनी पूछती है कि फिर जो लोग अभी इस जगह पर रह रहे हैं उनका क्या होगा। सीलन बताती है कि उन लोगों को ये जगह छोड़कर जानी होगी या फिर उन्हें हाईलैंडर्स का नौकर बनना होगा। पर सीलन बताती है कि वो ऐसा नहीं चाहती कि आम लोगों के साथ ऐसा हो, इसलिए उसने हाईलैंडर से बात करने की भी कोशिश की। फिर रैनी पूछती है कि क्या वो ऐसा कर सकती है। सीलन कहती है कि वो नहीं चाहती कि ऐसे लोगों से उनके घर छीने, इसलिए अगर उसे इसके लिए हाईलैंडर से फाइट भी करनी पड़ी तो वो करेगी। ये सब सुनकर रैनी सीलन से कहती है कि वो उसकी मदद जरूर करेगी चाहे कुछ भी हो जाए, और वो नाइट अकेडमी भी ट्रेनिंग करने वाली है और काफी मेहनत भी करेगी, और जब उसे उसकी जरूरत होगी वो एक नाइट की तरह उसकी मदद भी करेगी। क्रिस भी रैनी से कहती है कि वो हमेशा हर जगह उसकी एक स्वॉर्ड की तरह मदद करेगी। अब इससे खुश होकर सीलन रैनी को गले लगा लेती है। कुछ देर बाद सिटी के सभी लोग काफी तेजी से धमाका सुनते हैं और रैनी और क्रिस कहती है कि सिटी के बाहर ही एक बीस्ट है, और उसके माथे के मार्क से उन्हें पता चलता है कि वो बीस्ट तो असल में सीलन ही है। जिस पर वो सोचने लगती है कि लियो ने उन्हें बताया था कि किसी हाईलैंडर को बीस्ट बनाने के लिए उस मैजिक पाउडर की जरूरत होती है। पर सोचने वाली बात ये थी कि किसने और कब सीलन को वो पाउडर दिया। तभी वो देखती है कि एक घर की छत से सीलन की मेड चिल्ला रही होती है कि कुछ साल पहले उसके बेटे को एक हाईलैंडर ने मार दिया था और आज उसने अपने बेटे का बदला ले लिया। जिससे उन्हें पता चलता है कि मेड ने सीलन को उसकी चाय में वो पाउडर मिलाया था। तभी सोलन यानी वो बीस्ट सिटी पर अटैक करने लगता है और पहले ही अटैक उस मेड को लगता है, जिससे वो वहीं मर जाती है। फिर क्रिस नाइट ने सिटी के सभी लोगों को किसी सेफ जगह पर ले जाने की कहती है और रैनी से कहती है कि अगर सीलन वापस अपना बीम वाला अटैक करे तो वो उसे रोके। क्रिस सीलन के पास जाने लगती है, पर तभी सीलन वापस सिटी पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि रैनी अपने अटैक से सीलन को रोक देती है, पर सीलन ज्यादा देर नहीं रुकती और वापस अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी क्रिस सीलन के फेस पर लात मारती है और उसे रोक देती है। पर अब सीलन सिटी के बजाय क्रिस पर अटैक करती है, पर क्रिस आसानी से उसका अटैक दूर कर देती है। तभी सिस्टिया भी वहां आ जाती है और सीलन पर अटैक करने लगती है। क्रिस सिस्टिया को रोकती है और कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। फिर क्रिस कहती है कि अगर उसने पहले ही सिस्टिया को हरा दिया होता तो वो मेड कभी उस पाउडर तक पहुंच ही नहीं पाती। लेकिन तभी एक ब्लैक मास्क वाला आदमी सामने आता है और कहता है कि क्रिस गलत बोल रही है, क्योंकि उसने सभी साथियों के पास मैजिक पाउडर जरूर होता है और वो मेड भी उसकी साथी थी। पर उस मेड ने टाइम से पहले पाउडर का यूज कर दिया, जबकि वो चाहता था कि पाउडर का यूज जब हो तब हाईलैंड बन जाए, जिससे वो काफी सारे हाईलैंडर्स को एक साथ मार सके। पर क्रिस उस आदमी से पूछता है कि उसका नाम क्या है, जिस पर वो बताता है कि उसका कोई नाम ही नहीं है और वो ब्लड प्राइड ग्रुप का लीडर है। तभी सिस्टिया सीलन को मारने के लिए जाने लगती है। फिर क्रिस उसे रोकने जाती है और सिस्टिया को एक पंच मारती है, पर तभी ब्लैक मास्क बीच में आ जाता है और क्रिस का पंच रोक लेता है। ये देखकर क्रिस भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई कभी उसका पंच सामने से रोक पाएगा। फिर क्रिस वापस ब्लैक मास्क पर अटैक करने लगती है, पर वो उसके सभी अटैक रोक रहा था। क्रिस को उससे फाइट करने में काफी मजा तो आ रहा था, पर वो कहती है कि ये सही टाइम नहीं है, क्योंकि सीलन लगातार सिटी की तरफ बढ़ रही है। सिस्टिया वापस सीलन को मारने की सोचती है, पर इस बार रैनी उसे रोक देती है। पर तभी वो बच्चियां सामने आ जाती है जिन्हें सीलन बचपन से पाल रही थी, पर सीलन उनके ऊपर ही अटैक करने वाली होती है। लेकिन वो बच्चियां सीलन को रुकने की कहने लगती है। हम देखते हैं सीलन को उनकी बात सुनाई भी देती है और वो उन बच्चों की जगह अपने ऊपर ही अटैक करने वाली होती है, पर तभी क्रिस उसे रोक देती है। फिर क्रिस ब्लैक मास्क को बताती है कि सीलन अभी अंदर कहीं जिंदा है। फिर क्रिस ब्लैक मास्क से कहती है कि वो कुछ करना चाहती है और अगर वो उसमें फैल गई हो तो वो जो चाहे वो सीलन के साथ कर सकता है।
जिसके लिए ब्लैक मास भी मान जाता है और कहता है कि अगर क्रिस ने सब सही कर दिया तो वो इस सिटी से चला जाएगा। फिर ब्लैक मास सिस्टिया से सीलन को क्रिस के लिए डिस्ट्रैक्ट करने की कहता है और सिस्टिया अपने अटैक से डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। फिर क्रिस आइस मैजिक का यूज करके सीलन को जमा देती है, जिससे वो जिंदा भी रहती है और अटैक करना भी बंद कर देती है। लेकिन अब उनके लिए एक दिक्कत ये थी कि वो इतने बड़े बीस्ट को कहीं और कैसे लेकर जाएंगे, जिसके लिए ब्लैक मास्क आता है और कहता है कि वो उनकी मदद कर सकता है। तभी ब्लैक मास्क अपने मैजिक का यूज करके सीलन को काफी छोटा बना देता है। ब्लैक मास्क का मैजिक देखकर क्रिस समझ जाती है कि वो भी उसकी तरह एक डिवाइन नाइट है। फिर ब्लैक मास्क जाने लगता है और बताता है कि उसके दुश्मन सिर्फ आइलैंडर्स हैं और कोई नहीं। नेक्स्ट डे रैनी और क्रिस उस टाउन से नाइट अकेडमी के लिए निकल जाती हैं और हम देखते हैं कि बर्फ पिघलने के बाद सीलन काफी क्यूट हो चुकी थी, जिसे देखकर रैनी उसका नाम लिन रखती है क्योंकि ये उस पर काफी सूट भी कर रहा था। और हम देखते हैं कि रैनी और क्रिस दोनों ही चर्च में पहुंच चुके होते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ एक प्रिजनर को सील करके रखा गया था क्योंकि काफी सारे लोगों ने उसे काफी मुश्किलों के बाद हराया था, पर वो इतना बड़ा है कि कोई उसे कहीं ले जा ही नहीं पाया, जिसकी वजह से उन्हें उसे वही सील करना पड़ा और सुरक्षा के लिए वहाँ एक चर्च बना दी। साथ ही वहाँ की सिक्योरिटी भी काफी अच्छी है। उसे देखकर क्रिस काफी खुश दिख रही थी क्योंकि उसे भी एक दिन प्रिजनर को जरूर हराना था। फिर क्रिस कहती है कि जैसे उन्होंने लिन को छोटा कर दिया और अपने साथ ले गए, वैसे ही वो प्रिजनर को भी छोटा करके अपने साथ ले जा सकते हैं। ये सुनकर रैनी क्रिस को चुप रहने की कहती है क्योंकि उसकी इन अजीब बातों की वजह से वो दोनों अरेस्ट भी हो सकते हैं। फिर क्रिस बताती है कि प्रिजनर को जमा रखा है, पर फिर भी वो उसके अंदर से आ रही पावर को फील कर सकती है। तभी उनके पास एक नाइट आता है और उन्हें बताता है कि उनका यहाँ रहना सेफ नहीं है क्योंकि टाउन पर कुछ बीस्ट ने अटैक कर दिया है। ये सुनकर क्रिस खुश हो जाती है और भागकर उस जगह पर जाने लगती है जहाँ बीस्ट ने अटैक किया था। रैनी क्रिस को रुकने को कहती है क्योंकि वो भी आ रही थी। फिर क्रिस उस जगह पर पहुंच जाती है और देखती है कि काफी सारे नाइट्स काफी सारे बीस्ट से फाइट कर रहे हैं। तभी एक बीस्ट क्रिस के ऊपर अटैक करने भी आने लगता है, पर क्रिस उसे मारती इससे पहले वहाँ एक लड़की आ जाती है जो उस बीस्ट को मार देती है और वो लड़की क्रिस को डांटने लगती है क्योंकि बिना किसी रून और आर्टिफैक्ट के बीस्ट से फाइट करना खुदकुशी करने जैसा है। साथ ही हम उस लड़की का रून देखते हैं जो कि हाई लेवल का था। तभी वो लड़की अपने स्वॉर्ड निकाल लेती है और सभी बीस्ट को मारने लगती है, लेकिन वो लड़की हवा में उड़ रहे बीस्ट को नहीं मार पा रही थी क्योंकि जब तक वो उन पर अटैक करती वो बीस्ट वहां से भाग जा रहे थे। तभी क्रिस आगे आती है और इसमें उसकी मदद करने की कहती है। फिर क्रिस जंप करके हवा में जाती है और सभी बीस्ट को लात मारकर नीचे गिराने लगती है और नीचे आते ही वो लड़की सभी बीस्ट को मार देती है। कुछ ही देर में वो दोनों मिलकर काफी सारे बीस्ट मार देते हैं, जिसके लिए दोनों ही एक दूसरे की तारीफ करते हैं। फिर वो लड़की अपना नाम लियोन अल्फा बताती है। ये नाम क्रिस को सुना सुना सा लगता है। फिर वो दोनों साथ ही मिलकर काम करने की कहते हैं और वापस बीस्ट को मारने लगती है। काफी जल्दी वो दोनों मिलकर सभी बीस्ट को खत्म कर देती है। लेकिन तभी एक बीस्ट ओल्फा पर पीछे से अटैक करने वाला होता है, पर रैनी वहां आ जाती है और उस बीस्ट को मार देती है। फिर क्रिस रैनी को ओल्फा से मिलवाती है और रैनी का नाम सुनते ही अल्फा पूछती है कि क्या वो राफेल की बहन है। तभी उनके पास एक नाइट आता है, उनकी मदद के लिए उन्हें थैंक्स करता है और वो बताता है कि उनकी मदद के लिए उन्हें रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, पर वो कहता है कि सिर्फ रैनी और क्रिस को रिवॉर्ड दिया जाएगा और ओल्फा को नहीं। साथ ही बताता है क्योंकि वो एक धोखेबाज की बहन है। पर रैनी कहती है कि उन्हें ओल्फा को भी रिवॉर्ड देना चाहिए क्योंकि उसने भी उनके बराबर की मदद की थी, जिस पर वो नाइट कहता है कि शायद उन्हें उसके बारे में पता नहीं। वो लड़की लियोन की बहन है जिसने उनके साथ रहकर उन्हें ही धोखा दिया। पर फिर भी रैनी उस नाइट से कहती है कि अगर वो तीनों को रिवॉर्ड नहीं देंगे तो उन्हें भी उनसे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। तभी वहाँ राफेल भी आ जाता है और वो अपनी बहन को देखकर काफी खुश होता है। फिर क्रिस भी उसे कहती है कि वो उससे वापस मिलकर काफी खुश है। क्रिस को देखकर राफेल कहता है कि वो तो काफी ज्यादा क्यूट हो चुकी है। ये सुनकर राफेल के साथ की लड़की कहने लगती है कि राफेल ने आज तक किसी लड़की को ऐसा नहीं कहा, जबकि कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो राफेल से बात करना चाहती है। फिर राफेल अपने साथी मिनेस्का से उन्हें मिलवाता है। फिर राफेल उनसे पूछता है कि क्या उन्हें भूख लग रही है। फिर वो सभी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, काफी सारा खाना भी खाते हैं। साथ ही रैनी और क्रिस राफेल को अपनी पूरी जर्नी के बारे में भी बताती है। फिर ओल्फा बताने लगती है कि इस टाउन में हमेशा बीस्ट के अटैक होते ही रहते हैं और जब भी ऐसा कुछ होता है वो बिना कुछ ज्यादा सोचे टाउन के लोगों को बचाने पहुंच जाती है। फिर ओल्फा अपने भाई के बारे में बताती है। जब लियोन नाइट बना था तब सभी लोग उससे काफी खुश थे क्योंकि वो उनके टाउन का पहला नाइट था, पर फिर उसके ऊपर काफी सारे आरोप लगे और आज उसे धोखेबाज घोषित कर दिया गया। जिस पर रैनी और क्रिस बताती है कि जब वो उससे मिलनी थी उन्हें तो ऐसा कुछ नहीं लगा था और साथ ही लियोन काफी अच्छा बंदा है और इसके साथ उन्हें काफी मजा भी आया था। ये सब बातें सुनकर ओल्फा काफी खुश होती है और बताती है कि अपने भाई के बदले अब वो एक टॉप रैंकिंग नाइट बनकर दिखाएगी और अपने भाई पर लगे कीचड़ को साफ करेगी। फिर राफेल बताती है कि ओल्फा रॉयल नाइट अकेडमी जाने वाली है जो कैपिटल सिटी में है, जिस पर रैनी और क्रिस बताती है कि वो भी वहीं जा रही है तो ओल्फा भी उनके साथ चल सकती है। फिर ओल्फा कहती है कि वो बस चाहती है कि नाइट्स जल्दी से टाउन में बीस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करे क्योंकि बिना किसी वजह से अचानक से टाउन के बीच में बीस्ट आ जाते हैं जिसकी वजह से आम लोगों को काफी दिक्कत होती है।
पर राफेल कहता है कि अब उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब उस प्रिज्मर की वजह से होता था और अब उसे ही कहीं और ले जाया जा रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नाइट्स मिलकर प्रिज्मर को कहीं और ले जा रहे होते हैं। साथ ही क्रिस और बाकी सभी भी वही थे और वो प्रिज्मर को जाते हुए देख रहे थे। तभी क्रिस मिनास्का से बात करने लगती है और मिनास्का उसे बताती है कि एरिस ने उसे बताया था कि क्रिस के पास काफी क्रेजी पावर्स है। फिर मिनास्का क्रिस से कहती है कि वो जरूर यही सोच रही होगी कि क्या हम उस शील्ड प्रिज्मर को हरा सकते हैं, जिस पर क्रिस हाँ करती है और पूछती है कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं। पर मिनास्का बताती है कि उसे खुद भी उसका जवाब नहीं पता, क्योंकि उस प्रिज्मर ने खुद अपने आप को इस बर्फ में जमाया था। फिर मिनास्का बताती है कि उसने खुद इस प्रिज्मर को अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि मिनास्का की ब्रीड काफी लंबी जीती है और उसकी उम्र भी उन सभी से काफी ज्यादा है। फिर मिनास्का बताती है कि कभी भी हो सकता है कि प्रिज्मर रिवाइव हो जाए। ये सुनकर क्रिस थोड़ा खुश होती है और मिनास्का से कहती है कि अगर कभी प्रिज्मर रिवाइव भी होता है तो वो उसे जरूर बुलाएगी। फिर वो दोनों प्रॉमिस करते हैं और मिनास्का राफेल के साथ अपने काम के लिए निकल जाती है। वहीं क्रिस, ओल्फा और एनी को कैपिटल सिटी जाना था, जिसके बाद हम देखते हैं कि तीनों दोस्त कैपिटल सिटी पहुंच भी जाते हैं और ऑल नाइट एकेडमी में ज्वाइन भी हो जाते हैं। फिर प्रिंस की स्पीच के बाद सभी अपने फर्स्ट क्लास में आ चुके थे। तब इनकी टीचर अपना नाम मिलेरा बताती है और कहती है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, बात होगा तो वो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। तभी मिलेरा अपने मैजिक से एक रिंग बना देती है। फिर मिलेरा अपने आर्टिफैक्ट की मदद से ग्रेविटी का काफी तेज प्रेशर बना देती है, जिससे कोई भी सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर मिलेरा बताती है कि उन सभी को ऐसे ही प्रेशर में ट्रेनिंग करनी होगी, क्योंकि उसे काफी बुरा लगता है जब उसका कोई स्टूडेंट बैटलफील्ड में मारा जाता है, इसलिए वो उन्हें मुश्किल से मुश्किल ट्रेनिंग देने वाली है। ये सुनकर क्रिस काफी खुश होती है और एकेडमी की तारीफ करती है। तभी मिलेरा वहाँ काफी सारे गोलम देती है और बताती है कि जो भी 10 मिनट तक बीस्ट से बच गया उसे 1 महीने के लिए फ्री फूड मिलेगा। ये सुनकर क्रिस काफी खुश होती है और टाइमर शुरू होते ही सभी गोलम को मार देती है, जिसकी वजह से कोई भी पकड़ा नहीं जाता और सभी कहने लगते हैं कि क्या अब उन सभी को फ्री फूड मिलने वाला है। पर फिर मिलेरा कहती है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, इसलिए वो इस टाइम काउंट नहीं करेंगे। तभी मिलेरा क्रिस के पास आकर कहती है कि अगर वो उसे ऐसे उसके गोलम बाहर ना फेंके तो वो उसे और उसके दोस्तों को 3 महीने के लिए फ्री फूड देगी। ये सुनकर क्रिस काफी खुश होती है और मान जाती है। फिर वापस से मैच शुरू होता है और गोलम सभी स्टूडेंट्स को बाहर फेंकने लगते हैं। आखिर में कुछ ही स्टूडेंट्स बचते हैं। तभी मिलेरा ग्रेविटी का प्रेशर और ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे रैनी और ओल्फा को भी गोलम बाहर कर देते हैं। लास्ट में सिर्फ क्रिस ही बचती है और वो उन सभी गोलम को वापस बाहर फेंक देती है और जीत जाती है, जिससे सभी स्टूडेंट्स क्रिस की तारीफ करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस, रैनी और ओल्फा कैफेटेरिया में बैठकर खाना खा रहे थे और वो काफी सारा खाना खा चुके होते हैं। तभी पास की टेबल पर एक लड़का आकर बैठता है, जो कह रहा होता है कि आज तो वो काफी लेट हो गया। तभी उसके पास एक लड़की आती है और उसे डांटने लगती है और कहती है कि उसकी वजह से आज वो भी काफी लेट हो गई। वो लड़का बताता है कि उसकी नींद नहीं खुली, इसलिए वो इतना लेट हुआ। जिस पर वो लड़की कहती है कि हमेशा वो उसे आकर उठा देता है, लेकिन आज वो नहीं आया तो उसकी भी नींद नहीं खुली। पर वो लड़का उस लड़की से पूछता है कि उसकी रूममेट भी तो उसे उठा सकती थी, जिस पर वो लड़की बताती है कि उसने अपनी रूममेट को उठाने से मना कर रखा है, क्योंकि वो हमेशा उसे आकर उठा ही देता है। तभी वो लड़का क्रिस की टेबल को देखता है और इतनी सारी प्लेट देखकर काफी हैरान हो जाता है और उनसे कहता है कि क्या उन्होंने अकेले इतना सारा खाना खाया है। जिस पर उल्फा कहती है कि इतना तो नॉर्मल है, क्योंकि उन्हें पूरे दिन काम करने के लिए पार भी चाहिए होती है। फिर वो लड़का क्रिस की कल के बारे में तारीफ करता है और बताता है कि उसका नाम लाहिती है और उसकी दोस्त का नाम पूलुम है। जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स क्लास लेने आ जाते हैं और उनके टीचर्स उनसे कहने लगते हैं कि उन्हें अपनी बॉडी को काफी अच्छे से ट्रेन करना होगा, क्योंकि उनकी फाइट काफी स्ट्रॉन्ग बीस्ट से है, उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहना होगा। फिर टीचर उनसे कहते हैं कि वो सभी दौड़ते हुए दुख तक जाएंगे, जहां उन्हें उनके फ्लाइंग गियर मिलेंगे, जिनसे आज उन्हें प्रैक्टिस करनी है। फिर सभी स्टूडेंट्स भागना शुरू करती हैं और क्रिस सोचती है कि सिर्फ ऐसे भागने में मजा नहीं आएगा, इसलिए वो टीचर मिलेरा की तरफ अपने ऊपर ग्रेविटी फोर्स बढ़ा देती है और भागना शुरू करती है। हालांकि फिर भी क्रिस सभी से आगे निकल जाती है और जल्द ही टीचर से भी आगे निकल जाती है। लाते भी क्रिस से जीतने की पूरी कोशिश करता है, पर वो उससे आगे नहीं निकल पाता। कुछ ही देर बाद सभी स्टूडेंट दुख में पहुंच जाते हैं और टीचर सभी को बताते हैं कि उन्हें 2 या 3 का ग्रुप बनाना है और फ्लाइंग गियर्स को उड़ाना है। फिर क्रिस उसे उड़ाती है और एनी और ओल्फा साथ बैठती है। फिर वो तीनों उड़ने लगते हैं, लेकिन फिर क्रिस स्पीड काफी तेज कर देती है, जिस पर एनी कहने लगती है कि वो काफी तेज उड़ रहे हैं। पर क्रिस उन्हें बताती है कि उन्हें इस पर राइड करते हुए बीस्ट को भी मारना होगा, तो ये जरूरी है कि उन्हें तेज स्पीड की आदत हो। पर लाती उनसे आगे निकलने लगता है और क्रिस से कहता है कि शायद वो इस राइड में करने भी उससे भी अच्छा है और वो उसे इसमें नहीं हरा सकती। पर तभी क्रिस उसके ऊपर पानी डाल देती है। फिर लाती उसे पूछता है कि उसने ये क्यों किया। क्रिस बताती है कि शायद उसे हारना नहीं पसंद। पर तभी स्टूडेंट्स अपनी मिलेरा टीचर के पास आ जाते हैं। मिलेरा उन्हें बताती है कि आज उनका एक खास टेस्ट होने वाला है। फिर मिलेरा उन्हें बताती है कि उनका टेस्ट सिर्फ इतना ही है
कि उन्हें कहीं भेजा जाएगा और टाइम पूरा होने से पहले उन्हें सिर्फ वापस आना होगा। तभी मिलेरा कई सारे गेट बना देती है और सभी बच्चों को अंदर जाने की कहती है। सभी अंदर जाने लगते हैं और क्रिस और उसके बाकी दोस्त भी अलग अलग गेट में चले जाते हैं। क्रिस अंदर आ चुकी थी, तभी उसके सामने वो उड़ने वाले बीस्ट आ जाते हैं और सीलन का बीस्ट भी आ जाता है। साथ ही वहाँ लियोन, एरिस, सिस्टिया और ब्लैक मास्क भी थे। ये देखकर क्रिस सोचती है कि ये वो सभी लोग हैं जिनसे उसने पास्ट में फाइट की थी और क्रिस को लगता है कि शायद उसे टेस्ट में उन सभी से एक साथ फाइट करनी है। पर जैसे ही क्रिस उनकी तरफ जाती है वो सभी गायब हो जाते हैं। तभी क्रिस को रैनी की आवाज आती है और वह देखती है कि रैनी काफी छोटी है और उसके साथ राफेल भी है। वहीं सामने क्रिस के पेरेंट्स भी थे। तभी वो भी गायब हो जाती हैं और जैसे जैसे क्रिस आगे बढ़ती है उसकी पास्ट की मेमोरी उसके सामने आने लगती है और एक पॉइंट पर क्रिस की पिछली जिंदगी के लोग भी उसके सामने आ जाते हैं। तभी क्रिस के सामने एक आदमी आता है जिसका नाम रैंडल है। क्रिस बताती है कि पिछली जिंदगी में उसके मरने के बाद वही किंग बनने वाला था, पर तभी रैंडल क्रिस के ऊपर अटैक कर देती है। पर क्रिस आसानी से उसके सभी अटैक से बच जाती है और उसे लात मारकर दूर कर देती है। पर क्रिस कहती है कि उसे और आगे जाने की जरूरत नहीं है। तभी वो ऊपर की साइड एक अटैक करती है जिससे बाकियों के डायमेंशन में छेद हो जाता है। तभी ऊपर से एक लड़की आर्सिया क्रिस को कहती है कि क्या वो ऐसे अपने अटैक से डायमेंशन भी तोड़ सकती है। क्रिस ऊपर पहुंच जाती है और उससे बात करने लगती है। फिर वो दोनों तय करते हैं कि वो जल्दी से इस जगह से बाहर निकलेंगे। तभी आर्सिया रोन से अपने पीछे पंख लगा देती है, जिसे देखकर क्रिस उससे कहती है कि उसे तो फ्लाइंग गियर की जरूरत ही नहीं है। फिर वो दोनों ऊपर जाने लगते हैं और उल्फा के पास पहुंच जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि उल्फा अपनी फैमिली से फाइट कर रही है और उल्फा के फादर उल्फा को मारने वाले होते हैं, लेकिन क्रिस बीच में आ जाती है और उल्फा के फादर को मारकर उसे बचा लेती है और आर्सिया बाकी की फैमिली को खत्म कर देती है, जिससे वो सभी गायब हो जाते हैं। फिर वो तीनों एक ही गेट से बाहर आ जाते हैं। ये देखकर मिलेरा हैरान हो जाती है कि वो तीनों गए अलग गेट से थे और वापस एक ही गेट से आए। फिर क्रिस मिलेरा से पूछते हैं कि वो पास हुई या नहीं, जिस पर मिलेरा कहती है कि वो टाइम खत्म होने से पहले ही वापस आ गई तो उसे पास ही माना जाएगा। फिर कुछ ही देर में रैनी भी गेट से बाहर आ जाती है और वो चारों लड़कियां काफी खुश होती हैं क्योंकि उन्होंने सबसे पहले टेस्ट पास किया है। तो कहानी की शुरुआत होता हम देखते हैं कि क्रिस और उसके दोस्तों को मिलेरा ने बुलाया होता है और वो उन्हें बताती है कि रैनी और क्रिस को राफेल ने एक पार्टी में बुलाया है। पर उल्फा पूछती है कि फिर वो और अरासिया यहाँ क्या कर रही है, जिस पर अरासिया बताती है कि वो दोनों पार्टी में क्रिस और रैनी के साथ जाने वाली है। उल्फा ये सुनकर काफी हैरान होती है और थोड़ा नर्वस होने लगती है क्योंकि उल्फा इससे पहले कभी ऐसी किसी पार्टी में नहीं गई थी। पर रैनी उसे कहती है कि सब ठीक ही होगा क्योंकि वो सभी भी उनके साथ ही होंगे। वहाँ उसके उल्फा को थोड़ी मदद मिलती है और वो भी तैयार हो जाती है पार्टी के लिए। फिर वो चारों मार्केट में आ जाती है पार्टी के लिए ड्रेस लेने। उल्फा को एक काफी महंगी ड्रेस पसंद आती है पर वो उसका प्राइस देकर जाने लगती है, लेकिन रैनी उसे रोकती है और बताती है कि उसका भाई राफेल इन सब चीजों के लिए पैसे देने वाला है तो उन्हें किसी तरह की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन्हें पता चलता है कि सिटी में बीस्ट आ गया है जिसकी वजह से सभी लोग भाग रहे होते हैं। फिर वो चारों बीस्ट की तरफ जाने लगते हैं, पर उनके पहुंचने से पहले एरिस और मिनास्का उस बीस्ट को हरा चुकी थी। फिर मिनास्का रहने से कुछ गोल्ड कॉइन देती है और बताती है कि ये उसके भाई ने भेजे हैं और वो खुद नहीं आ पाया क्योंकि उसे किसी जरूरी मिशन में जाना पड़ा। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ चारों लड़कियां पार्टी के लिए तैयार हो चुकी थी और क्रिस को अपनी ड्रेस काफी अच्छी लग रही थी। फिर वो सभी पार्टी वाली जगह पर आ जाती है और बाहर ही उन्हें राफेल भी मिलता है। राफेल क्रिस को देखकर काफी हैरान था क्योंकि वो बहुत अच्छी दिख रही थी और आज से पहले उसने क्रिस को कभी ऐसे कपड़ों में भी नहीं देखा था। फिर राफेल रैनी और क्रिस को खाने के पास ले आता है क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा भूख लगी थी और रैनी और क्रिस इतने अच्छे खाने को देखकर काफी खुश भी लग रही थी, लेकिन उनकी टेबल के ऊपर ही कई सारे बीस्ट आ जाते हैं जिसकी वजह से उनका खाना वेस्ट हो जाता है। ये देखकर रैनी रोने लगती है, पर क्रिस ने पहले ही थोड़ा खाना अपने पास रख लिया था और वो थोड़ा रैनी को भी दे देती है जिससे वो भी खुश हो जाती है। क्रिस रैनी को बताती है कि अभी खाने की कुछ टेबल सेफ है तो उन्हें खाने को प्रोटेक्ट करने के लिए उन बीस्ट को हराना होगा और लोगों को बचाने के लिए भी। क्रिस उन बीस्ट को मारती इससे पहले राफेल वहां आ जाता है और सभी बीस्ट को मारने लगता है। राफेल के स्पीड और टेक्निक देखकर क्रिस काफी इम्प्रेस होती है क्योंकि वो पहले से काफी बेहतर हो चुका था। मिलेरा राफेल से कहती है कि यहाँ के बीस्ट को वो लोग भी संभाल सकते हैं, इसलिए उन्हें प्रिंस के पास जाना चाहिए और बचाना चाहिए क्योंकि उनके नाइस ज्यादा देर तक इन बीस्ट को रोक नहीं पाएंगे। राफेल क्रिस, रैनी और उल्फा से ये जगह प्रोटेक्ट करने की कहकर चला जाता है। फिर वो तीनों बीस्ट को मारने लगती हैं। क्रिस अपने हाथ से लेजर शूट करके उन्हें मार रही होती है, तभी उसे ध्यान आता है कि वो तो अपने हाथों से ये कर सकती है, जिसके बाद क्रिस दोनों हाथों से बीस्ट को शूट करने लगती है और कुछ ही देर में बीस्ट की लाइन लगा देती है। फिर सभी बीस्ट को खत्म होने के बाद रैनी और क्रिस मिलेरा से पूछती है कि क्या अब वो खाना खा सकती है, जिस पर मिलेरा हाँ कह देती है और वो दोनों वापस खाने पर टूट पड़ती है।
तभी अर्सिया वहाँ आती है और बताती है कि वो अपने फादर से मिलने आई थी। इतने में यहाँ ये सब हो गया। फिर अर्सिया पूछती है कि क्रिस और एनी कहाँ गई। तभी वो देखती है कि वो दोनों ही खाना खा रही है। ये देखकर अर्सिया कहती है कि अभी भी उनका काम खत्म नहीं हुआ है, तो वो ऐसे आराम से खा नहीं सकती। फिर क्रिस और बाकी सभी भी राफेल के पास आ जाती हैं। तभी वो देखती है कि मिनास्का बेहोश पड़ी है और उसे ओमिसो लाइट से घेर रखा है, जिस पर एरिस बताती है कि अचानक से मिनास्का गिर गई और तभी ये लाइट उसके चारों तरफ आ गई और साथ ही इसकी वजह से वहाँ वो सभी बीस्ट भी आए हैं। तभी कुछ नाइट कहने लगते हैं कि क्या मिनास्का ने ही उन्हें मरवाने के लिए ये सब किया है, पर एनी उनसे कहती है कि मिनास्का ऐसा कभी कर ही नहीं सकती और उसने इस कंट्री को बचाने के लिए भी आज तक काफी कुछ किया है। तभी प्रिंस एक नए हाईलैंडर से पूछते हैं कि उसे क्या लगता है कि ये सब किसने किया होगा, जिस पर वो बताता है कि उसे ये हरारते का काम लगता है। मिलेरा क्रिस और उसके दोस्त को बताती है कि यहाँ 2 तरह के हाईलैंडर्स है, एक जो उन्हें यानी नीचे रह रहे लोगों के साथ सभी टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहते हैं और उनका भी साथ साथ भला चाहते हैं, पर दूसरे हाईलैंडर्स है जो नीचे के लोगों को किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहते और वो उन्हें हरारते कहते हैं। फिर वो हाईलैंडर बताता है कि मिनास्का को हरारते नहीं भेजा था और उन्होंने कोई ऐसा तरीका भी बनाया होगा जिससे वो कभी भी मिनास्का को डिस्ट्रॉय कर सके। पर ये सुनकर एरिस काफी गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि क्या उन लोगों के लिए मिनास्का सिर्फ एक खिलौना है जिसे वो कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जबकि मिनास्का ने इस कंट्री और इसके लोगों के लिए कितना कुछ किया है और कितने सारे लोगों की जान भी बचाई है। तभी वो हाईलैंडर रैनी के पास जाता है और उसे उसका नाम पूछने लगता है, लेकिन क्रिस बीच में आ जाती है और कहती है कि उसका नाम रैनी है और अपना नाम बताती है। फिर क्रिस बताती है कि वो रैनी की स्क्वेयर है। तभी वो हाईलैंडर कहता है कि तो वो वही क्रिस और रैनी है जिसने उसकी बहन की जान बचाई थी। फिर बताता है कि सीलन उसकी बहन है। फिर वो तीनों बाहर आ जाते हैं और वो हाईलैंडर उन्हें बताता है कि उसने सुना था कि किसी ने उसकी बहन को बीस्ट में बदल दिया है। फिर वो पूछता है कि उसकी बहन कहाँ है। तभी क्रिस सीलन को बाहर निकालती है और वो अपनी बहन को ऐसे रूप में देखकर काफी हैरान होता है और एनी उसे बताती है कि सीलन को सेफ रखने के लिए उन्हें ऐसा बनाना पड़ा, पर वो हाईलैंडर उनका थैंक्स करता है उसकी बहन की जान बचाने के लिए और उसका इतना ख्याल रखने के लिए। फिर हाईलैंडर कहता है कि कोई तरीका तो ढूंढ ही लेगा सीलन को वापस ठीक करने का। फिर वो सीलन को लेने लगता है, लेकिन सीलन अपने भाई का हाथ काटकर वापस क्रिस के पास आ जाती है और जाने से मना करने लगती है। ये देखकर वो कहता है कि सीलन पहले से थोड़ा अलग बर्ताव कर रही है और शायद कुछ टाइम और उन्हें ही उसका ख्याल रखना होगा। तभी मिलेरा आती है और उन्हें बताती है कि मिनास्का वापस होश में आ चुकी है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एरिस मिनास्का से पूछ रही होती है कि क्या वो अब ठीक है, जिस पर मिनास्का बताती है कि अब वो पहले से बेहतर है, पर उसे सब पता था जो भी उसकी वजह से हुआ और जितने भी लोगों को उसकी वजह से चोट पहुंची। फिर मिनास्का प्रिंस से कहती है कि वो चाहे तो उसे मार सकते हैं या उसे किसी ऐसी जगह पर भेज सकते हैं जहाँ दूर दूर तक कोई ना हो, पर प्रिंस इसके लिए मना करता है और कहता है कि मिनास्का ने उनकी कंट्री के लिए इतना कुछ किया है और वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। फिर प्रिंस कहता है कि वो मिनास्का को ठीक करने का इलाज जल्द ही ढूंढ लेगा और जब तक के लिए वो उसे किसी सेफ जगह पर छोड़ देंगे जहाँ काफी सारे लोग उसकी सुरक्षा के लिए भी होंगे। पर तभी क्रिस कहती है कि मिनास्का को उनकी अकेडमी भेज सकते हैं जिससे वो सभी मिनास्का का ख्याल भी रख सकेंगे। प्रिंस को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और वो मिनास्का को रॉयल अकेडमी भेजने के लिए मान जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स वापस अपने टीचर के साथ रनिंग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वही टीचर फ्लाइंग गियर पर आगे चल रहे होते हैं, साथ ही उनके साथ मिनास्का भी बैठी थी। पर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा थक चुके थे और लाते तो कहता है कि उसे लग रहा है कि उसके पैर ही निकल जाएंगे, जिस पर रैनी कहती है कि उसे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। टीचर उनकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि अब की बार के न्यू स्टूडेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काबिल है। तभी हम देखते हैं कि जो टीचर का फ्लाइंग गियर था उसे क्रिस उठाकर सबसे आगे भाग रही थी, जिस पर लाती कहता है कि पता नहीं क्रिस के पास इतनी पावर कहाँ से आती है। फिर सभी स्टूडेंट्स अकेडमी के एक रूम में होते हैं जहां 3rd ईयर के भी स्टूडेंट्स थे। तभी वहां मिलेरा आती है और सभी को मिनास्का और थ्रोट से मिलवाती है और बताती है कि कुछ टाइम के लिए वो सभी उनका ख्याल रखने वाले हैं। तभी एक लड़का सिल्वा कहता है कि वो समझ गया है कि उन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है और हम देखते हैं कि सिल्वा के पास एक स्पेशल रूम भी होता है। तभी अर्सिया बताती है कि वो रॉयल गार्ड कैप्टन का सबसे छोटा भाई है। फिर सिल्वा बताता है कि उन्हें मिनास्का को हर उस बीस्ट से बचाना है जो उस पर अटैक करने आएगा। साथ ही उन्हें ध्यान रखना है कि उनकी फाइट से एकेडमी को ज्यादा डैमेज ना पहुंचे, जिस पर मिलेरा सिल्वा से कहती है कि वो बिल्कुल सही है और उन्हें नहीं पता कि बीस्ट कब अटैक करेंगे, इसलिए उन्हें हमेशा ध्यान रखना होगा। फिर मिलेरा बताती है कि जो इस टाइम इस रूम में है वो 1st, 2nd और 3rd ईयर के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं और उन्हें अपना अपना ग्रुप बना लेना चाहिए जिससे वो अलग अलग टाइम सेट करके मिनास्का को प्रोटेक्ट कर सके। फिर मिलेरा सभी को उनके पसंद के आर्टिफैक्ट वेपन चुनने की कहती है जिससे उन्हें बीस्ट से फाइट करने में मदद मिल सके। क्रिस भी अपने लिए कोई अच्छा वेपन ढूंढने लगती है, पर तभी सिल्वा उसके पास आता है और कहता है कि एक बिना रून वाले इंसान को किसी भी वेपन की क्या जरूरत, जबकि वो तो किसी काम भी नहीं आ सकती। फिर सिल्वा कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि बिना रून वाला इंसान यहाँ कर क्या रहा है। तभी रैनी गुस्से में कहने लगती है कि वो ऐसे
क्रिस से बातें नहीं कर सकता। मिलेरा बीच में आ जाती है और उन्हें लड़ने से मना करती है। क्रिस सिल्वा से कहती है कि वो चाहे तो उससे एक मैच कर सकता है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो इस मिशन में रहने लायक है या नहीं। ये सुनकर सिल्वा कहता है कि मैच, वो भी एक बिना ऋण वाले लड़के से। तभी एक लड़की युवा बीच में बोलती है, जो काफी नींद में भी लग रही थी, और वो भी एक स्क्वायर थी क्रिस की तरह। और वो कहती है कि अगर वो चाहते हैं कि स्क्वायर बाहर चले जाए तो वो जा सकती है, लेकिन मिलेरा उसे रोकती है और कहती है कि उसके बिना वो काफी परेशानी में पड़ जाएंगे, जिसके लिए युवा भी रुकने के लिए मान जाती है। फिर क्रिस युवा से कहती है कि उन्हें अपनी स्किल्स टेस्ट करनी चाहिए, पर युवा उसके लिए साफ मना कर देती है। अब इस पर सिल्वा कहता है कि वह जरूर उससे डर गई होगी, जिस पर युवा कहती है कि ये बात सभी को पता है कि उनमें से बेहतर कौन है। उन्हें ऐसा लड़ता हुआ देख क्रिस मिलेरा से पूछती है कि उन दोनों के बीच चल क्या रहा है, जिस पर मिलेरा बताती है कि कुछ टाइम पहले उनके बीच एक फ्रेंडली बैटल हुई थी और उसमें युवा जीत गई। बस जब से ही दोनों के बीच अनबन रहती है। तभी मिनास्का कहती है कि इसकी वजह से उन्हें इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है, और ये कहते हुए मिनास्का जमीन पर गिर जाती है और वापस से वही बैरियर बन जाता है जिससे बीस्ट आने वाले होते हैं। पर इससे पहले मिलेरा एक बैरियर बना देती है, जिससे बीस्ट पूरे एकेडमी में नहीं जा पाएंगे। तभी वहाँ काफी सारे बीस्ट आ जाते हैं और सिल्वा मिलेरा से पूछता है कि क्या आज उसकी क्लास बीस्ट को मारने का काम ले सकती है, जिस पर मिलेरा हाँ कर देती है। फिर सिल्वा अपनी क्लास के स्टूडेंट से कहता है कि आज बीस्ट से फाइट करने का उनका दिन है, तो उन्हें तैयार हो जाना चाहिए। साथ ही सिल्वा बाकी सभी लोगों से बीस्ट को हाथ भी लगाने से मना कर देता है, लेकिन तभी क्रिस एक बीस्ट को लात मार देती है। ये देखकर सिल्वा पूछता है कि क्या उसने सुना नहीं जो उसने अभी कहा, जिस पर क्रिस बताती है कि उसने बीस्ट को हाथ लगाने से मना किया है और वो तो उन्हें पैरों से मार रही है। तभी क्रिस वापस कई सारे बीस्ट को मारने लगती है, पर सिल्वा कहता है कि चाहे वो कितना भी बीस्ट को फिजिकली डैमेज कर दे, इससे उन्हें कुछ नहीं होगा। तभी सिल्वा अपनी आर्टिफैक्ट गन निकाल लेता है और बीस्ट को शूट करने लगता है। साथ ही रैनी भी अपने बो से बीस्ट को मार देती है, जिस पर वो कहती है कि उसने भी अपने हाथ से बीस्ट को नहीं मारा। लेकिन तभी वहाँ और बीस्ट आ जाते हैं। रासिया और उल्फा भी पीछे नहीं रहती और वो भी बीस्ट को मारने लगती है। फिर सभी बीस्ट से फाइट करने लगते हैं। तभी एक बीस्ट युवा के ऊपर अटैक करता है, पर वो उसे एक चांटा मारकर गिरा देती है। कुछ ही देर में वो सभी मिलकर हर एक बीस्ट को खत्म कर देते हैं, जिसके लिए मिलेरा उनकी तारीफ करती है, पर साथ ही वो कहती है कि अगली बार वो थोड़ा एकेडमी की प्रॉपर्टी का भी ख्याल रखे। फिर क्रिस और उसकी दोस्त मिनास्का के साथ थी उसकी सिक्योरिटी के लिए, पर मिनास्का बैठी बैठी काफी बोर होने लगती है। तभी क्रिस कहती है कि वो एंटरटेनमेंट के लिए एक दूसरे से फाइट कर सकते हैं। मिनास्का भी इसके लिए मान जाती है और बताती है कि मिलेरा और थ्रोड ने भी उससे कहा था कि वो क्रिस और उसकी फाइट देखना चाहते हैं। साथ ही मिनास्का भी क्रिस की पावर को एक्सपीरियंस करना चाहती है, जिसके बाद वो मिलेरा और थ्रोड के पास आ जाते हैं। तभी थ्रोड उल्फा को एक स्वॉर्ड देता है जो उसने उसके लिए बनाई थी। फिर थ्रोड बताता है कि इससे उल्फा एक दूसरा डायमेंशन बना सकती है, जिससे जब कभी बीस्ट का अगला अटैक हो वो एकेडमी के डैमेज को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। पर उन्हें ये देखना है कि उल्फा कितनी देर तक उस डायमेंशन को बनाए रख सकती है। फिर उल्फा उस स्वॉर्ड से डायमेंशन बना देती है और क्रिस और मिनास्का अपने मैच के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी क्रिस मुक्को से मिनास्का पर अटैक करती है, पर मिनास्का उसके सभी अटैक से काफी आसानी से बच रही थी। फिर मिनास्का अपनी आर्टिफैक्ट निकालती है जो कि एक गन होती है और उससे क्रिस पर शूट करने लगती है। ये देखकर क्रिस अपने माना से एक आइस स्वॉर्ड बनाती है और उससे मिनास्का की सभी बुलेट रोक लेती है। फिर क्रिस मिनास्का के काफी सारे अटैक रोकती है, लेकिन तभी मिनास्का एक और गन निकाल लाती है जिससे क्रिस को काफी मुश्किल हो रही थी। लेकिन क्रिस इसकी भी कमजोरी निकाल लेती है और काफी तेजी से मिनास्का के पास जाकर उसको मारकर दूर फेंक देती है, जिससे मिनास्का घूमती हुई गिरने लगती है। पर मिलेरा उसे अपने बैरियर से गिरने से बचा लेती है। मिनास्का वापस खड़ी हो जाती है और क्रिस की तारीफ करती है और मिलेरा का थैंक्स करती है उसे बचाने के लिए। पर मिलेरा बताती है कि उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि जब मिनास्का उसके बैरियर से टकराई उसका बैरियर गायब हो गया, जैसे किसी ने उसका माना खींच लिया हो। ये सुनकर थ्रॉड कहता है कि शायद मैं समझ गया कि मिनास्का के साथ क्या हो रहा है। फिर थ्रॉड आर्सिया को विंग्स छूने की कहता है, पर उससे कुछ नहीं होता। फिर थ्रॉड मिलेरा से उसका आर्टिफैक्ट यूज करने की कहता है, पर मिनास्का जब मिलेरा के विंग्स को छूती है वो गायब हो जाते हैं, जिस पर थ्रॉड बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि मिनास्का के अंदर उसके जैसा कोई और भी है जो सिर्फ स्पेशल क्लास का माना खींच रहा है। और जब काफी सारा माना इकट्ठा हो जाता है तब वहाँ बीस्ट आ जाते हैं, लेकिन तभी मिनास्का गिर जाती है और साथ ही उल्फा बताती है कि वो इस डायमेंशन को और ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी। तभी डायमेंशन गायब हो जाता है और वहाँ एक काफी बड़ा बीस्ट आ जाता है और क्रिस रैनी को पीछे रहने की कहती है, क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग भी लग रहा था। पर मन ही मन क्रिस काफी खुश हो रही होती है, क्योंकि उसे इतने स्ट्रॉन्ग बीस्ट से फाइट करने का मौका मिलने वाला था। तभी बीस्ट उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होने लगता है। ये देखकर क्रिस मिलेरा को बताती है कि वो उनके ऊपर यूनिट बीम से अटैक करने वाली है, जिस पर मिलेरा क्रिस से कहती है कि उसे उन्हें बचाना ही होगा। क्रिस कहती है कि वो उस बीस्ट को जरूर रोकेगी, क्योंकि नीचे कैंटीन भी है, जिस पर मिलेरा कहती है कि उसे खाने को नहीं बल्कि उन सभी को बचाना है। तभी क्रिस अपनी पावर बूस्ट करती है और काफी पावर के साथ बीस्ट को लात मारती है,
जिससे वो हवा में चला जाता है, जिससे उन्हें बीस्ट को मारने के लिए प्लान बनाने का टाइम मिल जाता है। हालांकि किसी के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था इतने स्ट्रॉन्ग बीस्ट को कैसे हराया जाए। तभी वो बीस्ट नीचे गिरने लगता है और हम देखते हैं कि युवा भी नीचे ही घूम रही होती है। युवा को देखकर सभी उसे वहां से हटने की कहने लगते हैं क्योंकि बीस्ट उसके ऊपर ही अटैक करने वाला था। तभी युवा बीस्ट को अपनी तरफ आता देखती है और थोड़ा हैरान भी हो जाती है, पर तभी युवा बीस्ट पर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करती है, जिससे वो बीस्ट वहीं पर खत्म हो जाता है। ये देखकर सभी काफी हैरान होते हैं क्योंकि युवा ने सिर्फ एक ही अटैक में इतने स्ट्रॉन्ग बीस्ट को हरा दिया था। फिर वही मिनास्का बेहोश पड़ी होती है। थ्रॉड बताता है कि जब तक मिनास्का वापस माना इकट्ठा नहीं कर लेती तब तक वो वापस बीस्ट को नहीं बुला सकते। वुल्फा पूछती है जब भी मिनास्का की वजह से बीस्ट आता है तो वो हमेशा वुल्फ जैसा ही क्यों होता है, जिस पर थ्रॉड बताता है कि शायद मिनास्का भी वुल्फ साइड से है इसलिए ऐसा हो सकता है। फिर थ्रॉड बताता है कि हाईलैंडर्स नीचे रह रहे लोगों को बराबर नहीं मानते, शायद वो कभी खुद नीचे आए भी नहीं है इसीलिए। पर थ्रॉड इसके लिए उनसे माफी मांगता है क्योंकि वो भी एक हाईलैंडर ही है। तभी वहाँ राफेल आ जाता है और उसे देखकर रैनी काफी खुश होती है। फिर राफेल बताता है कि प्रिंस ने थ्रॉड को बुलाया है इसलिए वो उसे लेने आए हैं। फिर हम 2 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। सभी लड़कियां साथ में बात ले रही होती है। सभी काफी खुश भी लग रही होती है क्योंकि काफी दिनों से किसी भी बीस्ट ने उनके ऊपर अटैक नहीं किया था। हालांकि क्रिस इस बात से ज्यादा खुश नहीं थी क्योंकि उसे उस वजह से बीस्ट से फाइट करने को नहीं मिल रहा था। फिर रैनी और क्रिस अपने रूम की तरफ जा रही थी, तभी मिलरा उन्हें बुलाती है और उन्हें यूनिफॉर्म में उसके रूम में बात करने के लिए बुलाती है। कुछ ही देर में वो दोनों मिलरा के पास भी पहुंच जाते हैं और मिलरा रैनी को एक नया आर्टिफैक्ट देती है और बताती है कि ये थ्रॉड ने उसके लिए भेजा है, उसकी मदद से वो किसी की भी चोट को हील कर सकती है। रैनी बताती है कि उसने आज से पहले कभी हीलिंग आर्टिफैक्ट के बारे में नहीं सुना था, जिस पर मिलरा बताती है कि हीलिंग आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा रेयर होते हैं और फिर भी थ्रॉड ने सिर्फ रैनी के लिए बनाकर भेजा है, यानी उसे रैनी के ऊपर काफी भरोसा है कि वो इसका सही से इस्तेमाल करेगी। साथ ही थ्रॉड ने रैनी के लिए कहा कि वो हमेशा मिनास्का का अच्छा ख्याल रखे, जिस पर रैनी हाँ करती है और कहती है कि वो अभी से ही इस आर्टिफैक्ट का यूज करने की प्रैक्टिस में लग जाएगी जिससे वो लोगों की मदद कर सके। पर तभी वो एक धमाके की आवाज सुनते हैं और वो जाकर देखते हैं कि सिल्वा काफी घायल जमीन पर पड़ा है और उसके क्लासमेट बताते हैं कि एक बीस्ट ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, पर सिल्वा ने घायल होने के बाद भी उस बीस्ट को खत्म कर दिया। तभी सिल्वा मिनास्का को कहीं और ले जाने की कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मिनास्का उसे ऐसी हालत में देखे और अपने ऊपर इल्जाम लगाने लगे। सिल्वा कहता है कि वो सिर्फ अपनी गलती की वजह से घायल हुआ, पर तभी उसका क्लासमेट कहता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, गलती तो उस लड़की की थी। तभी वो देखते हैं कि लाहती और पुलुम भी वही है। लाहती बताता है कि बीस्ट उसे मारने आ रहा था, तभी सिल्वा उसे बचाने के लिए बीच में आ गया, जिसकी वजह से वो इतना घायल हो गया। पर सिल्वा कहता है कि उसके पास स्पेशल रुन है तो वो इसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने से कमजोर लोगों का ख्याल रखे। पर तभी रैनी अपना आर्टिफैक्ट यूज करके सिल्वा की मदद करने की कहती है। तभी मिलरा रैनी को बताने लगती है और रैनी भी उसी तरह से अपना माना का यूज करती है जिससे सिल्वा हील होने लगता है। पर रैनी का माना काफी कम होता जा रहा था, इसलिए क्रिस अपना माना रैनी को देने लगती है जिससे वो सिल्वा को ठीक कर पाती है। नेक्स्ट डे रैनी और क्रिस की हालत काफी खराब लग रही होती है और सभी को लग रहा था कि कल जो उन्होंने किया उसकी वजह से ऐसा हुआ होगा, पर असल में वो दोनों काफी तीखी चाउमीन खा रही थी इसलिए वो काफी अजीब बर्ताव कर रही होती है। तभी सिल्वा रैनी के पास आता है और पिछले दिन की उसकी मदद के लिए उसका थैंक्स करता है और रैनी से कहता है कि उसका हीलिंग आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा शानदार है। रैनी उसे कहती है कि वो ये सब क्रिस और मिलरा के बिना नहीं कर पाती। फिर रैनी और क्रिस हॉल से गुजर रही होती है, तभी वो मिलरा की गुस्से में चिल्लाने की आवाज सुनती है और उसके रूम में पहुंच जाती है। मिलरा उन्हें बताती है कि वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि रॉयल गार्ड से मिनास्का की सेफ्टी का जिम्मा उठाने की कही है और वो मिनास्का को वापस आइलैंड ले जाएंगे और उसके बदले उन्हें एक दूसरा गार्ड दे देंगे। ये सुनकर रैनी काफी गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि मिनास्का कोई चीज नहीं है कि जब वो थोड़ी खराब हो जाए तो उसके बदले दूसरी दे दो। लेकिन मिनास्का उसे कहती है कि अगर वो रॉयल गार्ड्स की बातों से मना करेंगे तो वो काफी मुश्किल में पड़ सकते हैं, जिस पर रैनी कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो हमेशा उसके साथ ही रहेगी। वहीं दूसरी तरफ आर्सिया और ओल्फा बाहर घूम रही होती है और तभी उनके पीछे एक बीस्ट आ जाता है, लेकिन वो दोनों कुछ करती से पहले वहाँ एक शेर बीस्ट आ जाता है और उस बीस्ट को मार देता है। उसे देखकर ओल्फा समझ जाती है कि ये जरूर उसके भाई का बीस्ट है। फिर वो दोनों उस बीस्ट का पीछा करने लगती हैं और एक अनजान जगह पर आ जाती है जहाँ ओल्फा अपने भाई को देखती है और उसकी तरफ जाने लगती है, पर आर्सिया उसे रुकने को कहती है क्योंकि वो वहाँ किसी और को भी सेंस कर रही थी। तभी सिस्टर और ब्लैक मास्टर बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर ओल्फा अपने भाई से कहती है कि क्या अब वो उन लोगों के लिए काम कर रहा है। वुल्फा लियोन से लड़ने लगती है और आर्सिया उसकी मदद करने जानती है, जिससे पहले सिस्टिया उसे पकड़ लेती है और फिर बीच में जाने के लिए मना करती है। ब्लैक मास्क आर्सिया से कहने लगता है कि उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई प्लान नहीं है, तो वो दोनों दूर ही रहे तो अच्छा होगा। वहीं वुल्फा लियोन से कहती है कि उनके फादर और मदर टाउन के लोगों को बचाते हुए मर गए और वो उन्हें धोखा दे रहा है और दुश्मनों का साथ दे रहा है।
जिस पर लियोन कहता है कि अगर टाउन ही नहीं बचेगा तो उसके लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। तभी ब्लैक मास्क बताता है कि हाईलैंडर्स के साथ रिश्ते और मजबूत करने के लिए रॉयल कोर्ट ने फैसला किया है कि वो हाईलैंडर्स को कुछ जमीन देने वाले हैं। जिस पर आर्सिया पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों करेंगे। ब्लैक मास्क बताता है क्योंकि वो उस जमे हुए प्रिंसिपल की सिक्योरिटी नहीं कर रहे हैं और हो सकता है जमीन देने से उनका मन बदल जाए और नुकसान थोड़ा कम हो। सिस्टिया कहती है कि उनका पागल किंग बिना लोगों की चिंता किए ऐसा कदम उठा रहा है और कोई सोच भी नहीं सकता कि इससे लोगों पर कितना बुरा असर पड़ेगा। फिर ब्लैक मास्क बताता है कि 4 दिन के अंदर मिनास्का को हाईलैंडर्स को दे दिया जाएगा और उसे लेने एम्बेसडर आने वाला है और उनका प्लान है कि वो जब मिनास्का को लेने आए वो उसे मार दे। पर आर्सिया पूछती है कि वो उन्हें अपना सारा प्लान क्यों बता रहे हैं। जिस पर ब्लैक मास्क कहता है कि अब उन्हें इस इन्फॉर्मेशन का अच्छा यूज करना चाहिए और साथ ही अब उन्हें उनका प्लान पता है तो अब उन्हें उनके बीच नहीं आना चाहिए। जिस पर उल्फा कहती है कि उसे लगता है कि वो उनके ऊपर इतनी आसानी से भरोसा कर लेगी। ब्लैक मास्क कहता है कि ये तो उनके ऊपर है कि उन्हें क्या करना है। फिर वो सभी वहां से जाने लगते हैं और उल्फा अपने भाई को रोकने की कोशिश करती है। लियोन उल्फा से कहता है कि अब वो काफी बड़ी हो चुकी है और काफी स्ट्रांग भी, तो अब उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, इससे वो काफी खुश है। फिर वो सभी वहां से चले जाते हैं और उल्फा कहती है कि उन्हें इस बारे में सभी को बताना होगा। फिर वो दोनों एकेडमी में सभी को इस बारे में बता देती हैं और ये जानकर सभी काफी हैरान भी होते हैं। फिर वो सभी तय करते हैं कि उन्हें कुछ तो करना होगा क्योंकि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो हो सकता है वो लोग मिनास्का को ले जाएं। तभी क्रिस कहती है कि उसके पास एक प्लान है और वो सभी को अपना प्लान बताने लगती है। क्रिस का प्लान सुनकर सिल्वा कहता है कि ये प्लान काफी ज्यादा ही खतरनाक हो सकता है। जिस पर रैनी कहती है कि अगर ये क्रिस का प्लान है तो खतरनाक तो जरूर होगा। फिर मिलेरा कहती है कि वो सभी क्रिस का ही प्लान यूज करने वाले हैं। फिर हम 4 दिन बाद का सीन देखते हैं। रैनी और क्रिस मेड की ड्रेस में होती है और उनका प्लान था कि वो मेड बनकर पैलेस में जाएंगी और किंग और एम्बेसडर दोनों को ब्लड स्टील ग्रुप से बचा लेंगी और यहाँ वो मिनास्का को मिलेरा और सिल्वा का माना लेने देंगे जिससे मिनास्का बीस्ट बुला पाए और वो सभी के सामने को बीस्ट मारकर दिखाएंगे, जिससे साबित हो जाएगा कि वो मिनास्का को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए मिनास्का उनके साथ ही रहनी चाहिए। फिर सिल्वा उन दोनों से कहता है कि उन्हें ये काम मिनास्का के लिए करना ही होगा। ये सुनकर रैनी कहने लगती है कि सिल्वा मिनास्का को लाइक करने लगा है, पर सिल्वा मना करता है और बताता है कि वो उनकी सिर्फ रेस्पेक्ट करता है। फिर सिल्वा बताता है कि जब वो छोटा था तब मिनास्का ने उसकी जान बचाई थी। ये सुनकर रैनी पूछने लगती है कि असल में हुआ क्या था, जिस पर सिल्वा बताता है कि कुछ साल पहले वो और उसका दोस्त खेल रहे थे। तभी वहाँ एक बीस्ट आ गया और उनके ऊपर अटैक करने लगा और उसे बचाते हुए उसका दोस्त तक मारा गया। साथ ही वो बीस्ट सिल्वा पर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी मिनास्का वहाँ आ जाती है और उस बीस्ट को मारकर सिल्वा को बचा लिया। सिल्वा काफी रो रहा होता है तो मिनास्का उसे गले लगा लेती है और सिल्वा से कहती है कि उसे अपने दोस्त के लिए स्ट्रांग बनना होगा, जिससे वो आगे चलकर हजारों लोगों की जान बचा सके। फिर सिल्वा कहता है कि आज वो जो कुछ भी है उन शब्दों की वजह से ही है और तभी से वो काफी मुश्किल ट्रेनिंग कर रहा है जिससे वो इतना स्ट्रांग बन सके कि लोगों को बचा सके। सिल्वा की बातों से क्रिस और रैनी काफी मोटिवेट हो जाती है और तैयार थी अपनी मिशन को पूरा करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि रैनी और क्रिस पैलेस में आ चुकी थी और वो एक मेड की तरह सभी लोगों को खाना भी देने लगती है। हालांकि वो खाना देते हुए खुद भी काफी सारा खा भी रही थी। तभी वहाँ किंग कलर्स पे आ जाता है। फिर किंग सभी को कहता है कि उनकी पार्टी में हाईलैंडर भी शामिल होने वाला है। तभी एक लड़का लवेल वहां जाता है जो कि वही एम्बेसडर था। फिर लवेल सभी लोगों की काफी बेइज्जती करने लगता है और सभी नीचे रह रहे लोगों को पागल बताता है। ये सब सुनकर रैनी को काफी गुस्सा आ रहा था पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। तभी प्लान के हिसाब से पार्टी में बीस्ट का अटैक होता है और रैनी के कुछ कहने से भी पहले क्रिस सभी बीस्ट को मारने लगती है। सभी ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि एक मेड बीस्ट को कैसे मार पा रही है, जिस पर क्रिस कहती है कि मेड का ये काम होता है कि वो हॉल को साफ रखे। रैनी भी बीस्ट को मारने लगती है पर एक बीस्ट क्रिस के पीछे से अटैक करने वाला था, लेकिन लवेल उसे एक ही अटैक में मार देता है। ये देखकर क्रिस सोचती है कि उसने आज से पहले ऐसा अटैक कभी नहीं देखा। सभी गार्ड्स एम्बेसडर और किंग को बचाने के लिए आ जाते हैं पर तभी एक गार्ड चाकू निकालता है और लवेल पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन क्रिस उसे रोक लेती है। ये देखकर वो गार्ड कहता है कि हाईलैंडर्स हमेशा से नीचे रह रहे लोगों की बेइज्जती करते आए हैं और इन्होंने इंसान तक को नहीं माना, इसलिए वो उसे मारना चाहता है। लवेल क्रिस से कहता है कि उसे उस गार्ड को पकड़ने की जरूरत नहीं थी, वो खुद भी उसे मार सकता था। तभी लवेल आगे आता है और एक लाइट की मदद से उस गार्ड को मार देता है। तभी लवेल किंग के पास आता है और उससे कहता है कि उसने उसे मरवाने के लिए इतना बड़ा प्लान बनाया, जिस पर किंग मना करता है और बताता है कि उसे कुछ नहीं पता था कि कोई ग्रुप उनके ऊपर अटैक भी करने वाले हैं। पर लवेल कहता है कि उसे गलती तो हुई है और वो कैसे अब इस गलती का भुगतान करने वाला है। ये सुनकर किंग लवेल के सामने झुक जाता है और सर जमीन पर रखकर माफी मांगने लगता है। पर लवेल कहता है कि उसके सामने किंग की माफी का कोई मायना नहीं है क्योंकि वो सिर्फ कुछ गधों का किंग है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तभी लवेल आगे आ जाता है और किंग का एक हाथ काट देता है और कहता है कि वो उसका एक हाथ माफी के रूप में ले रहा है। रैनी क्रिस से कहने लगती है कि क्या ये सब जो हो रहा है वो सही है, जिस पर क्रिस कहती है कि उनके पास ये सब सोचने से ज्यादा जरूरी काम है। तभी क्रिस किंग का कटा हुआ हाथ उठा लेती है और रैनी से हीलिंग आर्टिफैक्ट की मदद से उसे जोड़ने की कहती है।
रैनी भी ऐसा ही करती है और धीरे धीरे किंग का हाथ जोड़ने भी लगता है। ये देख लवेल कहता है कि अगर वो किंग का हाथ जोड़ देगी तो उसे उसकी जगह कोई और हाथ लेना होगा, जिस पर क्रिस अपना हाथ देने की कहती है। लवेल कहता है कि वो काफी एक्साइटेड है क्रिस का हाथ कटने के बाद उसके चीखें सुनने के लिए। तभी लवेल क्रिस पर भी उसी लाइट से अटैक करता है, पर उससे क्रिस को कुछ नहीं होता। हम देखते हैं कि क्रिस ने अपने माना से चारों तरफ शील्ड बना ली थी, जिससे उसे लवेल का माना अटैक से कुछ हो ही नहीं रहा था। ये देखकर लवेल काफी गुस्से में आ जाता है और लगातार क्रिस पर अटैक करने लगता है, पर उसके किसी भी अटैक से क्रिस को कुछ नहीं होता। ये देखकर लवेल क्रिस से कहता है कि वो असलियत में है कौन, जिस पर क्रिस कहती है कि वो सिर्फ एक मीट है। फिर लवेल क्रिस से फाइट करने की कहता है, पर तभी किंग खड़ा होता है और क्रिस से कहता है कि चाहे लवेल खुद भी उसे मारने को कहे पर फिर भी वो उसे मार नहीं सकती। अब ये सुनकर लवेल हंसने लगता है और किंग से कहता है कि चाहे वो उसकी कितनी भी गुलामी कर ले फिर भी ये कंट्री नहीं बचने वाली और जल्दी ये कंट्री मैप से भी मिट जाएगी। जिस पर किंग पूछता है कि फिर वो यहाँ किस लिए आया है। लवेल हंसता है और तभी पूरी कंट्री पर अटैक होने लगते हैं। हम देखते हैं लवेल उन्हें बताता है कि इसका यहाँ आना और किंग से मिलना सिर्फ एक ट्रैप था, क्योंकि उन्हें भी पता था कि स्टील पर्ल ग्रुप है जो हाईलैंडर्स को मारना चाहता है, इसलिए वो सिर्फ यहाँ आकर उन्हें बिल से बाहर निकालना चाहता था। जिस पर किंग कहता है कि मतलब शुरू से ही उसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं था। लवेल हंसने लगता है और बताता है कि वो चाहता है कि सभी नीचे रहने वाले लोग मर जाएं। अब ये सुनकर क्रिस कहती है कि यानी लवेल सिर्फ एक ऐसा इंसान है जिसने किंग को धोखा दिया और साथ ही उन्हें नुकसान भी पहुंचाया है। फिर क्रिस किंग से पूछती है कि क्या वो अब लवेल को सजा दे सकती है, जिस पर किंग क्रिस ने लवेल को सिर्फ जान से न मारने की कहता है। तभी लवेल अपने आप को एक बैरियर से कवर कर लेता है और सोचने लगता है कि जैसे ही क्रिस उसके ऊपर अटैक करने के लिए बैरियर छुएगी उसके हाथ और पैर उसकी बॉडी से अलग हो जाएंगे। क्रिस लवेल से पूछती है कि क्या उसके बैरियर छूते ही उसके हाथ और पैर अलग हो जाएंगे। ये सुनकर लवेल काफी हैरान होता है क्योंकि क्रिस को पहले से ही इस बारे में पता था। फिर क्रिस लवेल से कहती है कि उसने अपने चारों तरफ बैरियर लगा रखा है, जिसकी वजह से उसकी पावर चारों तरफ खर्च हो रही है। इसलिए क्रिस लवेल को सिर्फ एक तरफ बैरियर बनाने को कहती है, जिससे वो उसका अटैक और ज्यादा पावर के साथ रोक पाएगा। पर लवेल क्रिस से कहता है कि वो जरूर चाहती होगी कि वो सिर्फ एक तरफ से अपने आप को प्रोटेक्ट करे और वो पीछे से आकर उसे मार देगी। पर क्रिस हंसते हुए कहती है कि उसके जैसे वीक को हराने के लिए उसे पीछे से अटैक करने की जरूरत नहीं। ये सुनकर लवेल काफी गुस्से में आ जाता है और सिर्फ अपने सामने एक शील्ड बना लेता है। तभी क्रिस उस पर अटैक करती है और वो अपने पैर से ही लवेल की शील्ड तोड़ देती है। साथ ही तभी एक दूसरी लात मारकर लवेल को काफी दूर फेंक देती है। ये देखकर क्रिस कहती है कि शायद उसने थोड़ी ज्यादा पावर का यूज कर दिया। फिर किंग सभी सोल्जर्स को स्टील बल्ट से फाइट के लिए भेज देता है क्योंकि वो पूरी सिटी पर बम बरसा रहे थे और साथ ही इससे लोगों को भी काफी नुकसान हो रहा था। तभी क्रिस भी किंग से कहती है कि क्या वो भी बैटल में जाकर फाइट कर सकती है। किंग भी इसके लिए हाँ कर देता है, पर एनी कहती है कि वो किंग को हील करने की वजह से काफी ज्यादा थक चुकी है, इसलिए उसे आराम करने की जरूरत है। पर क्रिस कहती है कि वो उसके साथ रहकर आराम कर सकती है। तभी क्रिस रैनी को उठाती है और उसे लेकर जाने लगती है। तभी क्रिस नाइट्स के फ्लाइंग गियर पर जंप मारती हुई स्टील बल्ट के शिप के काफी पास पहुंच जाती है। तभी वो देखते हैं कि उस शिप की अटैक की वजह से सिटी के लोगों को काफी नुकसान पहुंच रहा था, इसलिए रैनी अपनी बो निकालती है और उनकी शिप पर अटैक करने लगती है। फिर रैनी क्रिस से कहती है कि जब तक वो शिप के अटैक रोक रही है तब तक क्रिस उन्हें हराने का कोई तरीका ढूंढे। तभी क्रिस शिप के और पास जाने लगती है और शिप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करती है। पर क्रिस का अटैक पहुंचने से पहले ही कोई रोक लेता है और ये देखकर क्रिस काफी हैरान होती है कि कोई उसका इतना स्ट्रॉन्ग अटैक भी रोक सकता है। क्रिस देखती है कि उसका अटैक ब्लैक मास्क ने रोका था। फिर ब्लैक मास्क अपने लोगों को अटैक करने की कहता है और जब तक वो क्रिस को रोकने आ जाता है। फिर ब्लैक मास्क क्रिस के पास आकर उससे पूछता है कि क्या उसका मिनास्का को बचाने का प्लान सही चल रहा है, जिस पर क्रिस बताती है कि ओलफ और आर्सिया उस काम को काफी अच्छे से कर रहे हैं। फिर क्रिस बताती है कि वो और एनी यहाँ किंग और हाईलैंडर को बचाने के लिए है। फिर ब्लैक मास्क क्रिस से पूछता है कि क्या वो उसे बता सकती है कि हाईलैंडर कहाँ है, जिस पर क्रिस उसे बताती है कि उसने उसके काफी जोर से लात मारी थी और अब उसे नहीं पता कि वो कहाँ गया। क्रिस कहती है कि वो उसे यहाँ रोक सकती है, जिस पर ब्लैक मास्क कहता है कि ये तो फाइट करके ही पता चलेगा। फिर दोनों ही फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और हम देखते हैं कि ब्लैक मास्क मास्टर के पास भी क्रिस जैसे ही पावर्स है। वहीं दूसरी तरफ सिल्वा एकेडमी में सभी को बताता है कि पैलेस पर कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि जब नाइट्स को मिनास्का को लेने आना था वो पैलेस पर ही वापस लौट गए। फिर मिलरा सभी स्टूडेंट्स को कहती है कि अब वो जो कुछ करने जा रहे हैं इसके लिए वो आगे चलकर मुश्किल में भी पड़ सकते हैं, तो अगर उनमें से किसी को जाना है तो वो अभी ही जा सकता है। ये सुनकर रोलफ कहती है कि अब इतनी बार जाने के बाद कोई भी जाना नहीं चाहेगा। पर तभी युवा जाने लगती है और कहती है कि अब वो जाकर सो सकती है। पर मिलरा उसे रोकती है और कहती है कि अगर वो चली गई तो उसके बिना वो सभी काफी मुश्किल में पड़ सकते हैं। जिस पर युवा कहती है पर उसने अभी तो कहा कि जिन्हें जाना है वो जा सकते हैं। तभी सिल्वा युवा के सामने झुककर उससे मदद मांगता है। साथ ही मिनास्का भी उससे मदद मांगती है और कहती है कि ये सब उसकी ही वजह से हो रहा है।
फिर मिनास्का बताती है कि जिस जगह उसका जन्म हुआ था वो जगह पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए वो इस जगह को अपना घर मानती है, इसलिए उसे हमेशा यहाँ रहना है और मिनास्का सभी से उसकी यहाँ रहने के लिए मदद मांगती है। मिनास्का की बात सुनकर सभी काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं। फिर प्लान के हिसाब से ओलाफ अपना डायमेंशन बना देती है और मिनास्का मिलरा और सिल्वा का माना लेने लगती है, जिससे बीस्ट आ सके। और माना लेने के बाद मिनास्का बेहोश हो जाती है और सभी बीस्ट से फाइट करने के लिए तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ क्रिस और ब्लैक मास्क फाइट कर रहे होते हैं और क्रिस को काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा होता है। तभी ब्लैक मास्क माना से बनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। फिर वो उससे क्रिस पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से क्रिस को थोड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि इस स्वॉर्ड का एक हिट काफ़ी बड़ा डैमेज दे सकता था। पर तभी क्रिस अपनी आई स्वॉर्ड निकाल लेती है, पर ब्लैक मास्क कहता है कि आई स्वॉर्ड उसकी स्वॉर्ड के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगी। और तभी ब्लैक मास्क क्रिस की स्वॉर्ड तोड़ भी देता है, लेकिन उससे क्रिस को अटैक करने का मौका मिलता है और काफ़ी ज़ोर से ब्लैक मास्क को मारती है, जिससे ब्लैक मास्क काफ़ी पीछे हो जाता है। ये देखकर ब्लैक मास्क कहता है कि वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। रैनी क्रिस के पास आती है और उसे बताती है कि कोई इसकी तरफ आ रहा है। तभी लवेल वापस आ जाता है, जिसे देखकर क्रिस कहती है कि अच्छा है वो अभी भी जिंदा है। फिर ब्लैक मास्क कहता है कि मतलब यही एम्बेसडर है। ब्लैक मास्क को देखकर लवेल कहता है कि ये तो स्टील पर्ल का लीडर है। लवेल क्रिस से पहले ब्लैक मास्क को मारने की कहता है। तभी ब्लैक मास्क सिस्टिया को बुलाता है और उससे उसकी पावर मांगता है। सिस्टिया अपनी पावर ब्लैक मास्क को देने लगती है और तभी काफी तेज लाइट चमकती है और सिस्टिया एक वेपन में बदल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट बीस्ट से फाइट कर रहे होते हैं। साथ ही मिलरा और सिल्वा लगातार मिनास्का को माना भी दे रहे थे, जिससे लगातार बीस्ट आते जा रहे थे। पर जल्दी सभी थकने भी लगते हैं और तभी ओलाफ भी गिर जाती है, जिससे डायमेंशन गायब हो जाता है। साथ ही दो काफी बड़े बीस्ट मिनास्का तक पहुंच भी जाते हैं और उस पर अटैक भी करने वाले होते हैं। लेकिन तभी लाइटिंग आती है और हम देखते हैं कि लियोन उसकी मदद करने वहां आ चुका था। फिर लियोन माना मिस्ट नाम की एक चीज उसकी तरफ फेंक देता है, जिससे सभी की थकान मिट जाती है और सभी वापस काफी अच्छा फील करने लगते हैं। फिर लियोन बताता है कि उसे यहाँ उसके बॉस ने भेजा है। तभी ओल्फा वापस डायमेंशन बना देती है और लियोन भी अपना माना मिनास्का को देने लगता है, जिससे वहाँ एक काफी ज्यादा बड़ा बीस्ट आ जाता है, जिससे सभी स्टूडेंट्स भी बेहोश हो जाते हैं। पर तभी हमें पता चलता है कि वो कोई बीस्ट नहीं है, बल्कि वो तो प्रिज्मर है, वही जिन्हें बीस्ट का किंग कहा जाता है और वो सबसे स्ट्रांग होते हैं। सभी उसे देखकर काफी हैरान होते हैं, पर वहीं क्रिस काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसे बचपन से ही प्रिज्मर को खुद हराना था। तभी ब्लैक मास्क और लवेल फाइट करने लगते हैं। लवेल अपना बैरियर लगा लेता है और सोचने लगता है कि ब्लैक मास्क का वेपन कभी इस बैरियर को पार नहीं कर पाएगा, लेकिन ब्लैक मास्क आसानी से लवेल को मार देता है, जिससे ब्लैक मास्क का वेपन लगते ही लवेल की बॉडी गायब होने लगती है। तभी ब्लैक मास्क कई बार लवेल को मारता है, जिससे वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सभी प्रिज्मर से फाइट कर रहे होते हैं। तभी युवा प्रिज्मर को पंच मारती है, पर उसका हाथ प्रिज्मर की बॉडी में फंस जाता है और वो प्रिज्मर के अंदर जाने लगती है। तभी मिलरा युवा के पास एक मैजिक वॉल लगा देती है, जिससे वो अंदर भी जिंदा रहे। लियोन भी युवा को बचाने के लिए प्रिज्मर पर अटैक करता है, पर उसके अटैक से ज्यादा कुछ होता नहीं। लेकिन जब प्रिज्मर का अटैक होता है तो लियोन के हाथ के आर्टिफैक्ट तक टूट जाते हैं। मिलरा सभी को बताती है कि उसके हिसाब से प्रिज्मर अभी अपनी ट्रू फॉर्म में नहीं है, इसलिए वो थोड़ा कमजोर है, पर वो जल्दी ही आ भी जाएगा। फिर मिलरा ओल्फा से सभी को अपने साथ दूसरे डायमेंशन में ले जाने की कहती है और खुद यहाँ रुककर प्रिज्मर के बारे में कुछ पता लगाने की कहती है। और मिलरा के साथ लियोन भी रुक जाता है। वहीं रैनी क्रिस को एकेडमी चलने की कह रही थी, क्योंकि उसे एकेडमी के हालात सही नहीं लग रहे थे, जिस पर क्रिस कहती है कि वहाँ सभी लोग हैं तो वो ठीक ही होंगे। तभी सिस्टिया वापस इंसान में बदल जाती है और ब्लैक मास्क उनसे कहता है कि प्रिज्मर अपनी ट्रू फॉर्म में आता जा रहा है। क्रिस ब्लैक मास्क से कहती है कि उसे उससे फाइट करनी थी, पर अब शायद उसे अगली बार का इंतजार करना होगा। ये कहकर क्रिस रैनी के साथ प्रिज्मर के पास निकल जाती है। वहीं दूसरे डायमेंशन में मिनास्का को होश आता है और ओलाफ उससे बताती है कि मिलरा ने उन्हें बचाने के लिए यहाँ भेज दिया, पर मिनास्का कहती है कि उन्हें वापस जाकर उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों कितने भी स्ट्रॉन्ग हो वो अकेले प्रिज्मर से नहीं लड़ सकते। तभी वो सभी वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि मिलरा और लियोन दोनों ही एक पत्थर के पीछे छुपे हैं। पर मिनास्का अकेले ही प्रिज्मर से फाइट करने लगती है, पर कुछ ही देर में प्रिज्मर मिनास्का को एक मुक्का मारता है, जिससे वो पेड़ से जा टकराती है। मिनास्का को बचाने के लिए सिल्वा आगे आ जाता है, पर प्रिज्मर सिल्वा को पकड़ने आने लगता है। ये देखकर मिनास्का सिल्वा को धक्का देती है और प्रिज्मर मिनास्का को पकड़ लेता है, पर मिनास्का प्रिज्मर को शूट करके वापस नीचे आ जाती है। तभी सिल्वा मिनास्का से कहती है कि वह जरूर उसकी जान बचाएगा, क्योंकि उसने भी बचपन में उसकी जान बचाई थी। लेकिन तभी मिनास्का काफी तेज चमकने लगती है और एक गन में बदल जाती है और सिल्वा के हाथ में आ जाती है। सिल्वा उस गन से प्रिज्मर को मारने की कहता है, पर लियोन उसे रोकता है और कहता है कि अभी सिल्वा उसे यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अभी उसके पास इतनी पावर नहीं है। पर सिल्वा लियोन को दूर कर देता है और प्रिज्मर को शूट करने ही वाला होता है।
लेकिन तभी क्रिस वहाँ आ जाती है और सिल्वा को मारकर उसे रोक देती है। साथ ही मिनास्का भी वापस इंसान बन जाती है। सभी क्रिस को देखकर काफी खुश हो जाते हैं, पर प्रिस्मर उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है। ये देखकर क्रिस उसे एक पंच मारकर हवा में भेज देती है, पर वो प्रिस्मर वापस अटैक करने वाला था, पर तभी वो सिटी में हर जगह अपनी बीम से अटैक कर देता है। सभी ये देखकर काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे अटैक से तो सिटी को काफी नुकसान पहुंचने वाला है। पर तभी सारे अटैक अपने आप हटने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो क्रिस थी जो काफी तेजी से हर जगह पहुंचकर अटैक को सिटी तक पहुंचने से रोक रही थी। तभी मिलेरा क्रिस को बताती है कि युवा प्रिस्मर की बॉडी के अंदर है। ये जानकर क्रिस प्रिस्मर के पास जाने लगती है, पर प्रिस्मर काफी स्पीड के साथ क्रिस पर अटैक करने लगता है। हालांकि क्रिस उसके सभी अटैक रोक लेती है, पर क्रिस को आगे जाने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। तभी क्रिस की मदद के लिए उसकी दोस्त भी आ जाती है और वो सभी मिलकर प्रिस्मर को मारने लगती है, जिस पर क्रिस को प्रिस्मर पर अटैक करने का मौका मिल जाता है और वो उसे मारकर वापस हवा में फेंक देती है। तभी क्रिस प्रिस्मर पर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करती है, जिससे प्रिस्मर को काफी डैमेज पहुंच रहा था। और तभी क्रिस प्रिस्मर को काफी जोरदार पंच भी मारती है, जिससे प्रिस्मर पूरी तरह से खत्म हो जाता है और गायब भी हो जाता है। तभी क्रिस युवा को अपने साथ लेकर नीचे आ जाती है, जिससे सभी काफी खुश होते हैं। कुछ देर बाद क्रिस और एनी को अवार्ड दिए जाते हैं प्रिस्मर को हराने के लिए और पूरी कंट्री को बचाने के लिए। फिर किंग उन्हें काफी अच्छा और बेहतरीन खाना भी देता है, जिससे वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर सीजन का एंड होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।